हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा खत्म कर चुके हैं, है ना। और अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये जो चैप्टर है बच्चों पूरा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा इसमें थ्योरीज हैं, है ना। आप डाईमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और ठीक है थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इससे आते हैं। तो आइए इस चैप्टर को एक बार जल्दी से खत्म कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये आसान पड़ता है आपको। और आपने देखा होगा तो 2024 में इससे शायद 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। एक तो वाइब्रेशन मैग्नोमीटर वाला आया था, एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का आया था, एक ससेप्टिबिलिटी वाला क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन आया आई थिंक, और मुझे याद आ रहा है। तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे आए थे, है ना। तो है बहुत छोटा सा चैप्टर। इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म जो है वो सिलेबस से अब डिलीट कर दिया जा चुका है। बट उसके बाद भी जो बचा है बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन उससे 3 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बोनस है बेटा। कम एफर्ट में ज्यादा नंबर आपको ये चैप्टर दिला के दे रहा है आजकल, है ना। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, जो कि आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ के आए हो, हम लोग पढ़ेंगे अभी मैग्नेटिक डाइपोल। देखो पढ़ने का तरीका जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल बिल्कुल सेम है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो भाई, अगर आप यहां पे लिखते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, तो मैं दोनों चीजें आपको समझा देता हूं। अगर आप बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की, एक सेकेंड, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, और इधर में लिख लेता बेटा मैग्नेटिक डाइपोल, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल। तो बीच में ऐसे डिवाइड कर देते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन की बात की जाए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो यहां पे जो आप डायग्राम बनाएंगे डाइपोल का, उसमें आप क्या दिखाएंगे, उसमें आप दिखाएंगे एक नेगेटिव चार्ज और एक आप दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज डाइपोल किससे बना हुआ है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज से। और ये भी याद रखना है कि इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है ना, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इनके बीच की दूरी जनरली आपको 2L लिख के दे देते हैं, है ना, कि इनके बीच की दूरी मान लो 2L है। बट दिस 2L इज वेरी स्मॉल। दो चार्जेस बहुत पास पास हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने पास पास होंगे उस लेवल पे, है ना, क्योंकि वहां पे भी डाइपोल बनता है आई थिंक 104 डिग्री एंगल पे, जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी आप केमिस्ट्री मुझसे ज्यादा जानते हो, है ना। एनीवेज, तो -Q से +Q और 2L। अच्छा, तो डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट को हम लोग P वेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। P वेक्टर इज अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। और इसका फॉर्मूला आपको जो सिखाया गया है वो ये है, P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है बेटा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये मैग्नीट्यूड मिला। डायरेक्शन होती है -Q से +Q की तरफ, सिंपल, ठीक है। तो ये -Q वाला चार्ज है, +Q वाला बेटा, तो इस तरफ डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड ऊपर लिखा है, डायरेक्शन -Q से, यानी कि -Q2 +Q, आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है और वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। क्लियर, सिंपल, है ना। सो चार्ज जितना भी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सिंपल हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, इसी के सिमिलर है ये। बट इसमें देखिए खास बात क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप जब किसी भी बार मैग्नेट को देखते हो, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है बेटा। आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, 10th क्लास में बताते हैं आपको ये बात, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके साथ अगर आप एनालॉजी देखोगे तो कुछ भी माइनस प्लस नहीं दिख रहा है, तो यहां पे लिया जाता है बेटा एक -M, यहां पे -M साउथ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ लिया जाता है +M। अब यहां पे Q था, Q क्या था, चार्ज। ये जो आप स्मॉल m देख रहे हैं ना, स्मॉल m, इसको बोलते हैं बेटा पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये बताता है कि कोई मैग्नेट कितना ज्यादा फोर्स लगा सकता है। सो इट्स लाइक अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना। जैसे चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगा सकता है वो चार्ज, वैसे पोल स्ट्रेंथ बताता है कि मैग्नेट कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ठीक है। तो एनालॉजी है, देखो +Q के जगह M+M और -Q के जगह -M। अब इसमें एक और चीज होती है, माइन्यूट सी डिटेल आप देखोगे अगर, तो आप देखोगे जो बार मैग्नेट का लेंथ है ना, वो अगर L है तो +M और -M का बीच थोड़ा कम होता है ये डिस्टेंस। इसको आप L इफेक्टिव बोल सकते हो। जनरली ऐसा कहते हैं कि जो L इफेक्टिव होता है वो 0.6 टाइम्स L होता है, बट उसका आपको NCERT में या यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। बट आप एटलीस्ट इतना जान लो कि भाई L इफेक्टिव जो होता है ना वो छोटा होता है L से। मतलब ये जो पोल्स हैं वो बिल्कुल एंड में नहीं होते, -M और +M थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं।
अगर उसको एल इफेक्टिव को कंसीडर करवाना है तो बता देगा कि कितना दूरी है इनके बीच का। ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मैग्नेट टू मैग्नेट अलग भी हो सकता है, इन जनरल बोल सकते हैं, बट फिर भी यही बोलना चाहिए कि ये छोटा है और वो एल बड़ा है। ठीक, अब आइए, अगर मेरे को यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक मोमेंट लिखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, यहां पे आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर, कैपिटल एम। तो जैसे यहां पे किया ना, चार्ज इनटू उनके बीच का लेंथ, तो यहां पे हो जाएगा स्मॉल m, यानी कि पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके बीच का लेंथ एल इफेक्टिव, है ना। ये जो एल इफेक्टिव है माइनस एम और एम के बीच का, वो आपको लेना है। अब अगर सवाल में ऐसा दिया है कि मान लीजिए ये माइनस एम और ये आपका प्लस एम, इनके बीच की दूरी मान लो 2l है, तो आप यहाँ पे 2l डाल देना। भाई एल इफेक्टिव कुछ भी हो सकता है, वो दिया रहेगा आपको। तो अगर 2l दिया रहेगा तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हो गया m इंटू 2l के बराबर, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल सेम बट डिफरेंट, नो मानी नो हनी, है ना। ये देखो एकदम सेम है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन की भी बात करेंगे, वो भी सेम है। यहां पे क्या था, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहां होता है माइनस एम से प्लस एम। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं बेटा डायरेक्शन की बात, तो अगेन माइनस एम से प्लस एम, ठीक है। तो देखो ये दोनों कितने मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, है ना बेटा, बहुत मिलते जुलते दोनों के दोनों टॉपिक्स हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ बेटा यहां तक? आई डोंट थिंक। तो मैं आपको दोनों चीजें ना टेबल के थ्रू पढ़ा दूंगा, ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को याद कर पाएं और गलती आपसे बिल्कुल भी ना हो, ठीक है बेटा। इतना हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चंस मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले मेरे को टॉपिक्स एक बार आप फिनिश कर लेने दो, है ना। देखो अब हमारे पास क्या क्या है, मान लीजिए यहां पे डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक वाला बेटा, और यहां पे है डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक वाला, है ना। इस टेबल को अगर आप लिख लोगे अच्छे से और इसको अच्छे से समझ लोगे तो बहुत टाइम भी बचेगा, रिवीजन में ज्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत तगड़ा रिवीजन आपका हो जाएगा। यहां पे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, है ना, फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है बेटा, फील्ड ऑन द एक्सिस। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। देखो ऐसा होता था ना, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, पी वेक्टर, ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल, मान लो एम वेक्टर। तो इसके हम लोग एक्सिस पे, यहां पे, है ना, आर दूरी पे, इसके सेंटर से आर दूरी पे, तो इसके भी सेंटर से आर दूरी पे हम लोग चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां, और हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां। ये अभी पढ़ेंगे, हम इसका फॉर्मूला अभी हम देखेंगे, है ना, फील्ड ऑन द एक्सिस। पहले तुम टेबल देख लो, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, इसको थोड़ा सा जगह देते हैं क्योंकि फॉर्मूला लिखना है अभी। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है फील्ड ऑन बाइसेक्टर, या फिर इक्वेटर भी बोलते हैं उसको, है ना, इक्वेटर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। ये कौन सा पॉइंट है सर? देखो बताता हूं बेटा, देखो ये आपका डाइपोल हो गया, पी वेक्टर, है ना, इसके सेंटर से आप ऊपर जाओ आर दूरी, ये वाला पॉइंट कहलाता है बाइसेक्टर या फिर इक्वेटर, है ना, बाइसेक्टर या फिर इक्वेटर। सिमिलरली यहां पे आप मैग्नेटिक मोमेंट बना लीजिए और इसके सेंटर से ऊपर जाइए आर दूरी पे, तो ये कहलाएगा इक्वेटर। तो हमें फील्ड चाहिए एक्सिस पे, देखो इसकी एक्सिस पे कितना आएगा आर दूरी पे, सेंटर से आर दूरी, इसकी एक्सिस पे कितना आएगा आर दूरी पे, इसका देख रहे तो बाइसेक्टर पे कितना आएगा, इसका देख रहे तो बाइसेक्टर में कितना आएगा। अभी लिखूंगा मैं, सारी फॉर्मूले लिखूंगा, मैं पहले टेबल बना के बता रहा हूं कि क्या क्या लिखना है हमें, है ना। और लास्ट में है बेटा तीसरा पॉइंट है फील्ड एट अ जनरल पॉइंट, ठीक है, फील्ड एट अ जनरल पॉइंट एंगल थीटा। इसका डायग्राम देखो ऐसा बनता है, मैं कहां पे बनाऊं ताकि जगह मिल जाए, यहां पे बना लेता हूं। देखो ये आपका मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक जो भी डाइपोल है वो हो गया, ठीक है। इसके सेंटर से यहां से आप ऐसे जाओ बेटा, और थीटा एंगल आर दूरी यहां पे फील्ड चाहिए, है ना, ये डाइपोल है, थीटा एंगल आर दूरी यहां पे आपको फील्ड चाहिए। सिमिलरली यहां पे देखो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, यहां के सेंटर से ऐसे गए, सेम डायग्राम, है ना, सेम डायग्राम बिल्कुल। तो यहां से आप ऐसे गए, थीटा एंगल है,
और r दूरी है, यहां पे फील्ड चाहिए। ये मैंने 3 केसेस बना दिए कि एक्सिस पे फील्ड चाहिए, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चाहिए और किसी रैंडम एंगल थीटा पे चाहिए, r दूरी पे। तीनों में देखो दूरी मैंने r रखी है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, पहले इससे शुरू करते हैं जनरल केस से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट क्या होता है भाई सर? ये होता है के यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी वेक्टर, है ना, डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, केपी बाई आर क्यूब, 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। पढ़ा बेटा ये फॉर्मूला? केपी बाई आर क्यूब 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का रूट, है ना। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। एक्चुअली मोमेंट लेके आता है, मैग्नेटिक डाइपोल को इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, उससे आता है, बट आप अगर जनरल का याद रखोगे तो ये दोनों अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना है, बट इतना तो चलता है भाई, फिजिक्स में थोड़े बहुत फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। अब इसी में बेटा अगर मैं आपको एक स्लाइड आगे ले चलूं और मैं आपको इसी में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिखाऊं तो देखना क्या होगा, है ना। इसी में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिखाता हूं। अच्छा यहां पे अभी वो है नहीं, चलो कोई नहीं, मैं लिख के दिखा देता हूं, मैं लिख के दिखा देता हूं, है ना, कोई बात नहीं। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में आओगे भाई, मैग्नेटिक मोमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला उस पॉइंट पे मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से ये हो जाता है बेटा μ0/4 पाई। एक बार पहले फॉर्मूला देख लो, m वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना, 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, है ना। अब समझते हैं इसको क्या हुआ आखिर, अब समझते हैं बेटा आखिर हुआ क्या। ठीक है, देखो जहां p वेक्टर है वहां आ गया m वेक्टर, ठीक है सर, जहां r क्यूब है वहां रहा r क्यूब, तो कौन सा फैक्टर चेंज हुआ है? k क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई ये k क्या होता था? k का मतलब क्या है? k का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो करना क्या है, 1/4 पाई, यहां भी देखो 1/4 पाई, बस इतना सा चेंज करना है इस पूरे फॉर्मूले में कि जो ये एप्सिलॉन नॉट था ना नीचे, उसकी जगह आपको μ0 लिख देना है ऊपर, बाकी सब सेम रहता है। मतलब ऑब्वियसली आपने p को m बनाना है, वो तो करोगे ही ना। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था p, जो मैग्नेटिक डाइपोल है बेटा m, वो तो करना ही है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा क्या करना है, r क्यूब सेम रहेंगे, k होता है ये, k के जगह पे 1/4 पाई सेम रख के एप्सिलॉन नॉट हटा के ऊपर μ0 लगा देना है, इतना आसान है, ठीक है ना। अब इस टॉपिक को पता है एनसीईआरटी ने सिलेबस रिड्यूस के नाम पे कम कर दिया था, है ना, जो आपका सीबीएसई का सिलेबस होता है उसमें से। क्यों कम किया भाई? ये तो है सिलेबस में, तो बच्चा पढ़ेगा ही, है ना। जब बच्चा ये पढ़ेगा तो ये भी हो गया उसका साथ साथ में, तो ऐसी चीज कम करके फायदा क्या हुआ, है ना। लिखो बेटा, लिखो तो इसको जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो इसी से ना मैं बाकी दोनों आपका प्रूफ कर सकता हूं। इसी फॉर्मूले से मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कि मैं आपका बाकी दोनों भी प्रूफ कर सकता हूं या बाकी दोनों भी डिराइव कर सकता हूं। देख बेटा यहां पे एंगल कितना था, P और R के बीच में थीटा था। यहां पे कितना दिख रहा है बेटा तेरे को, R ऐसे होगा, है ना, R ऐसे है तो थीटा था, R ऐसे है तो यहां पे है 90। थीटा कितना है इस केस में, 90, यहां पे लिख दो थीटा बराबर 90। तो अगर थीटा बराबर 90 डाल दिया जाए, cos 90 कितना हो गया भाई, cos 90 हो गया सर 0, है ना, cos 90 हो गया सर 0। तो सोचो अगर cos 90 हुआ 0 तो ये 0, ये बचा 1 का रूट 1 ही होता है, तो आंसर आएगा kp बाई आर क्यूब। आंसर कितना आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपली kp वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसमें एक चीज याद रखना, अगर डाइपोल इधर है तो फील्ड पीछे की तरफ आती है, माइनस साइन लगाते हैं, फील्ड पीछे की तरफ आती है। सिमिलरली यहां पे आप डालो तो बेटा
यहां पे 90 डालो तो बेटा ये 0 हो गया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस वजह से, वही 90 डालने से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। यहां पे आ गया आपका m वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब, और ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो फील्ड पीछे की तरफ आती है। सर हम कैसे मान ले कि फील्ड पीछे की तरफ आती है? देख बेटा, जब तेरे पास कोई मैग्नेट है ना, और ये प्लस m है, ये तेरा माइनस m है, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो इधर हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन फील्ड कैसी होती है? नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है। तो नॉर्थ से निकली बट यहां साउथ में गई, तो ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, ऊपर वाले पॉइंट पे फील्ड पीछे आ रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आगे लेकिन फील्ड पीछे है ना। सिमिलरली क्या आप बाकी ऊपर के दो फॉर्मूले लिख सकते हैं? जल्दी से लिखिए, मैं अभी आया, 1 सेकंड में ना, अभी आया। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, है ना। देखो भाई, यहां पे क्या होगा, P भी इधर है, R भी इधर ही है, देखो R भी आगे की तरफ ही है ना। तो यहां पे थीटा आएगा 0, P भी R भी दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा आएगा बेटा 0। तो इसमें आप थीटा 0 डाल दो। cos 0 होता है 1, है ना, cos 0 1, तो cos 0 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। अब बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 और 1 4, रूट 4 कितना होता है बेटा? 2। तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। सिमिलरली अब जब यहां पे भी 0 डालेंगे, इसमें भी 0, देखो m इधर r इधर, तो थीटा बराबर कितना बेटा? 0 डिग्री। तो 0 डालेंगे तो ये cos 0 हो गया 1, है ना। 3 + 1 अगेन 4, 4 का रूट हो गया बेटा 2। तो इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, 2m वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब, है ना। जैसे यहाँ पे 2kp वेक्टर आता है, वैसे वहां पे 2m वेक्टर आ जाएगा। बाकी ये कांस्टेंट तो रहेगा ही वहां पे, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, है ना। नीचे मैंने स्क्वायर तो नहीं लिख दिया, स्क्वायर जैसा दिख रहा है बट लिखा क्यूब है ना, ये क्यूब है बेटा, है ना, ये क्यूब है, नीचे क्यूब आता है इसमें। तो आप देखो, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है। आप अगर सीधा एक्सिस पे निकालना चाहते, मान लो आपको ये फॉर्मूला याद था 2kp बाई r क्यूब, तो आप क्या करते? बस k हटाते और k के जगह आप लिखते म्यू नॉट बाई 4 पाई, खत्म। P के जगह आप लिखते m, हो गया, आंसर आ गया, है ना। अच्छा, इसमें लेकिन सेम डायरेक्शन आती है। अगर डाइपोल इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, ये तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ ही चुके हैं, इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं लगाया। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मैंने माइनस साइन लगाया है, क्योंकि डाइपोल इधर है तो फील्ड उल्टी तरफ आती है ना। अब बेटा ये स्लाइड अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है आपके डाइपोल का, वो सारा का सारा एक ही स्लाइड में आपका यहाँ पे रिवाइज हो रहा है ना। ऐसे ही आपको भी अपने फॉर्मूला नोट से बना के रखना चाहिए, ताकि जब भी आप रिवाइज कर रहे होंगे तो आप फटाफट इसको जल्दी से रिवाइज कर पाओगे, है ना बेटे। डन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया बेटा? अभी तक हमने देखा सर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल P वेक्टर होता है चार्ज इंटू लेंथ, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। जो भी लेंथ गिवन है वो आप लिख दीजिए, है ना बेटा। चलिए आइए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, है ना। देखो अगला टॉपिक है बेटा पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट, है ना। अगला टॉपिक है बच्चों, देखो पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट। तो कई बार कैसा सवाल आता है मैं आपको बताता हूं, और 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था
नॉट एग्जैक्टली पार्ट्स, बट कुछ और बोल रहा था वो, मैं बताता हूं क्या है। पहला केस बेटा, मान लो आपके पास में एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना, और यहां की पोल स्ट्रेंथ है -m और यहां की है बेटा +m। इनके बीच का जो लेंथ है -m से +m के बीच का जो लेंथ है उसको मैं कह रहा हूं मान लो l। देखो l हो सकता है 2l हो सकता है, लिखने का तरीका है ना, कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं l, ठीक है। तो क्या बेटा आप लोग बता सकते हो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ इस केस में? सर बहुत आसान है, आराम से बता देंगे सर हम लोग। देखो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ m यानी कि पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय जो भी लेंथ गिवन है l, हो गया, डन हो गया, कोई इशू नहीं है। अब मैंने बोला इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूं, बिल्कुल बीच से कट कर दिया है ना, टुकड़ा कर दिया, मैग्नेट का टुकड़ा कर दिया। टुकड़ा करके, टुकड़ा तो मेरे दिल का हो गया, तो यहां जो मैग्नेट बचा, मेरा सवाल आपसे ये है क्या इसमें सिर्फ अब -m ही दिखेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मोनोपोल मतलब एक पोल मैग्नेट का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑलवेज मैग्नेटिक डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है, डाइपोल। तो जैसे आप इस मैग्नेट को यहां से काटेंगे ना, यहां पे दोबारा से +m आ जाएगा। दोबारा से क्या आ जाएगा सर? +m आ जाएगा, और m में कोई कमी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, इसको लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। आप लंबा मैग्नेट लो, पोल स्ट्रेंथ m है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, लेंथ वाइज काटना है, ऐसे काट दो, तो भी उसका पोल स्ट्रेंथ बेटा सेम रहता है। लेकिन लेंथ जो थी वो तो बेटा अब l/2 हो गई होगी, लेंथ तो बेटा अब l/2 हो गई होगी, है ना। तो अगर ये पहला मैग्नेटिक मोमेंट था, तो अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है m2, वो आ जाएगा स्मॉल m इंटू लेंथ का हाफ। तो ये अब आंसर आ गया, यानी कि इसको अगर आप ऐसा लिखना चाहो इसके टर्म्स में, तो आपको मिलेगा m2 बराबर m1 का हाफ, मतलब बेसिकली हाफ हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। समझने वाली बात क्या क्या है सर इसमें बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं लेंथ वाइज काट रहा हूं ना, तो m को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ -m ही बचेगा, ये m दोबारा से पैदा हो जाता है। कैसा काटा था मैंने? लेंथ वाइज, ठीक है। सेकेंड केस में मैं इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से काट रहा हूं। देखो ये मैग्नेट अगर आप थोड़ा सा 3D में इमेजिन करोगे ना बेटा, तो ऐसा है, देखो ये ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना। उसके बाद यूं बना लो, उसके बाद यूं बना लो, ठीक है, सही है ना, ऐसे दिखता है ना बार मैग्नेट 3D में, है ना। तो आप सोचो बेटा ये क्या चीज है? ये जो आप डायमेंशन देख रहे हैं ये क्या है बेटा? ये चीज क्या है बेटा? ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है बच्चों? सर ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये आपका लेंथ है, ठीक है ना। तो जब मैंने लेंथ वाइज काटा तो एरिया में कोई फर्क पड़ा होगा क्या? नहीं। अगर आपने यहां से ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया आपने इसको, है ना, तो एरिया तो सेम ही रहा। लेकिन अब सोचो अगर मैं सेकेंड केस में इसको एरिया वाइज काट देता हूं उसी को, देखो सो देखो ये -m था, ये बेटा +m था, इनके बीच का लेंथ जो है l है, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट है m1 वेक्टर, वो है आप जानते हैं m इंटू l। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको ऐसे काट रहा हूं, देखो u, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं अलोंग द लेंथ काटा है, अलोंग द लेंथ, और इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ काटा है, परपेंडिकुलर कटिंग है, और ये पैरेलल टू लेंथ है ना भाई, लेंथ ऐसा है तो उसी कह रहा हूं। या फिर आप कह सकते हो अलोंग द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, है ना, अलोंग द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऐसे काटा है, और इसको परपेंडिकुलरली काटा है। पढ़ते हैं आप सॉलिड्स वाला चैप्टर की फोर्स कैसे लगा है, परपेंडिकुलर है कि तो शियर फोर्स बोलते हैं इसको, है ना, इसको लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं, वैसा कुछ है। तो मैंने लॉन्जिट्यूडिनली काट दिया, तो अब क्या हुआ, अब इसका ना ऐसे एक टुकड़ा ये बचेगा जिसका एरिया बेटा हाफ हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो? यहां से आपने कट कर दिया, तो बेसिकली अगर मैं वो कट को यहां पे दिखाऊं आपको, तो आपने ऐसे कट किया ना यहां से बीच से, तो ये ऐसा है ना, तो आपके पास मिला सिर्फ ये वाला टुकड़ा, मान लो ऊपर वाला, तो बेटा एरिया आधा हो गया, एरिया आधा हो गया, है ना। इसका एरिया क्या है? हाफ है, बीच से अगर काट दोगे तो पेन गिर गया मेरा, एक सेकेंड, उठ जा भाई। हाँ, तो अगर आप ऐसे काटोगे ना बेटा, तो ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वो आधी हो जाती है। एरिया अगर आपने काट दिया तो आधी हो जाती है। तो अब आप यहां पे लिखना पड़ेगा आपको -m का हाफ, और यहां पे लिखना पड़ेगा आपको +m का हाफ।
तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपने एरिया चेंज नहीं किया, खाली लेंथ छोटा छोटा कर दिया, तो स्मॉल m चेंज नहीं होता है, पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहता है। आप बहुत लंबा मैग्नेट लो या छोटे छोटे लो, सेम ही रहेगा। बट अगर आपने एक मोटे से मैग्नेट को, ऐसा बहुत मोटा सा मान लो मैग्नेट था, उसको काट के उसका छोटा सा पोर्शन ले लिया, ऐसा लेंथ आपने सेम रखा बट उसका आपने एरिया कम कर दिया, तो जिस रेशियो में आपने एरिया कम किया उस रेशियो में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। समझ गए? तो यहां पे हमने क्या किया था, आधा कर दिया था एरिया, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी आधा हो गया। अब अगर मैं नया मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा m2 वेक्टर, तो देखो नया मैग्नेटिक मोमेंट, देखो अब बेटा लेंथ सेम है, लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन ये जो m था वो हो गया m/2, समझ रहे हो ना, और लेंथ अभी भी l है, तो इसका आंसर आ रहा है ml/2, मतलब इसका हाफ। तो अभी भी आंसर तो वही आ रहा है भाई कि m2 वेक्टर बराबर m1 वेक्टर का हाफ, है ना, अभी भी आंसर तो वही आ रहा है, लेकिन रीजन दोनों में अलग अलग है। हाफ होने का जो रीजन है वो इसमें अलग है, इसमें अलग है ना। इसमें हाफ हुआ क्योंकि लेंथ हाफ हो गई, m सेम रहा। इसमें हाफ इसलिए हो गया क्योंकि लेंथ सेम रही, m हाफ हो गया। समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ 2024 में इन्होंने क्या बोला था। 2024 का जो क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से रीनीट जो हुआ था ना 1563 बच्चों का, 1563, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन देख के बता दूं क्या था एग्जैक्टली, है ना, फटाफट बता देता हूँ आपको देख के क्या एग्जैक्टली पूछा था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। उसमें क्या किया था बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेट होता है ना, उसको एक्चुअली उन्होंने बेंड कर दिया था, उसको उन्होंने क्या किया था, बेंड कर दिया था। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बेंड किया था, क्या किया था, है ना। मेरे पास पेपर होगा अभी। मिल गया पेपर, बिल्कुल। इनफैक्ट इस सेट का शायद ये पहला तो नहीं है। मिल गया। देखो, बोलता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयरन बार इज m। ठीक है, एक आयरन का हमने बार बनाया, ऐसा, वही बार मैग्नेट कह लो, मैग्नेटाइज्ड इसलिए मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा m। ठीक है, इट इज नाउ बेंट, इसको बेंड कर दिया, जैसे रॉड को आप बेंड करते हो ना ऐसे घुमा के, वैसे बेंड कर दिया। बेंट इन अ सच अ वे दैट इट फॉर्म्स एन आर्क सेक्शन, एक सर्कुलर आर्क बना लेता है वो, ऐसा बेंड किया आपने, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। एक सर्कुलर आर्क सेक्शन बना लिया उसने और उसका एंगल है सेंटर पे कितना, 60 डिग्री। तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस आर्क इज हाउ मच। ये जो आर्क सेक्शन, देखो ये ऐसा था, मान लेते हैं कि इसका लेंथ था बेटा l, है ना। तो अब इसको एक आर्क में मोड़ दिया, ऐसे मैंने मोड़ दिया आर्क में। ठीक है, ये देखो मान लो कुछ आर्क बना दिया मैंने। अब इसका आर्क का रेडियस मान लेते हैं r है और एंगल मेरे को दिया बेटा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझसे पूछ रहा है ये जो नया शेप बना आपका मैग्नेट का, राइट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ऑप्शन में आपको बताता हूं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3m, पहला मैग्नेटिक मोमेंट m है ना, उसके टर्म्स में 3m/π, है ना। दूसरा है बेटा 4m/π, m/π 2m/π, हाँ, तो दूसरा है 4m/π, तीसरा आपका m/π, और चौथा है बच्चे 2m/π। ये रीनीट में आया था 1563 बच्चों का जो हुआ था, और जितना मेरा मेमोरी अगर सही है तो ये जो मेन एग्जाम होता 2024 का नीट का पहला वाला 5 मई को, उसमें भी आया था ये सेम क्वेश्चन आई थिंक। एनीवेज रिपीट हुआ था शायद ये क्वेश्चन। खैर मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा, है ना। देखो हुआ क्या बेटा कि मान लो यहां पे m था, यहां पे मतलब थोड़ा अंदर रहा होगा बट ठीक है ना, हमें इफेक्टिव लेंथ ही दिया, हम मान लेते हैं ये जो लेंथ बोल रहा है हम इफेक्टिव ही मान रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले इफेक्टिव लेंथ थी l, तो अगर मेरे को यहां पे लिखना होता कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट m आखिर है कितना, तो मैं लिखता m × l, भाई लेंथ l है और पोल स्ट्रेंथ m है, डन हो गया। यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ये माइनस वाला यहां पे आ गया और प्लस वाला यहां पे आ गया। अब बेटा अगर आपको L चाहिए, L इफेक्टिव, यहां जो आप रखेंगे L इफेक्टिव,
तो वो ऐसा कर्व में नहीं ले सकते आप, आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली इसके साथ ऐसे ज्वाइन कराना है। अब ये है आपका एल इफेक्टिव। तो ये जो नया मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा सेकंड वाला m2 वेक्टर, वो बनेगा स्मॉल m में तो कोई चेंज नहीं आया, आपने सिर्फ बेंड किया है, मल्टीप्लाइड बाई एल इफेक्टिव, जो कि आप ये वाला लेंगे। अब ये एल इफेक्टिव अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका काम खत्म है। मैं बताता हूं एल इफेक्टिव कैसे निकालना। देखो कई लोग इसको कॉम्पोनेंट लेके करेंगे, मैं आपको एक सिंपल तरीका देता हूं, आप सुनिए मेरी बात। ये क्या कहलाया, रेडियस। ये क्या कहलाया, ये भी सर रेडियस ही कहलाया। अब आप सोचो ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं बेटा मैं, है ना, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। तो ये साइड और ये साइड बराबर हैं और इनके बीच का एंगल है 60। एक बहुत छोटी सी प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि ये आर और ये आर, अगर ये आर बराबर है ना तो इनके सामने वाला एंगल भी बराबर ही होगा। इस साइड के सामने ये वाला एंगल आ रहा है, इस साइड के सामने ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे। और ये एंगल ऑलरेडी आपका 60 दिया ही है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 60 है, ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को कितना होना पड़ेगा ताकि टोटल 180 बने, 60। इसको 60 होना पड़ेगा, इसको भी 60 होना पड़ेगा, मुझे दिख गया 60 60 60 180 हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं चमक रहा है कि कैसे 60 हुआ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 60 प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 180, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा, 120, तो थीटा बराबर होगा 60। इससे क्या फायदा हुआ सर, मुझे ये जान के क्या फायदा हुआ कि ये भी 60 है और ये भी 60 है। बेटा ये जान के तेरे को ये फायदा हुआ कि अब तेरे को कंपोनेंट नहीं लेना पड़ेगा। अगर तीनों एंगल 60 हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि अगर ये आर है तो ये भी आर ही होगा, सारे लेंथ बराबर ही होंगे, है ना। तो ये आर है, बुझे, समझे भैया। और इतना नहीं समझ में आता, इतना नहीं क्लिक करता तो कुछ नहीं, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करना है ना। इस आर का एक ये वाला कंपोनेंट, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, इस आर का ये वाला कंपोनेंट ले लो, है ना। तो इस आर का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आर, और यहाँ पे 60 है ना, तो आर कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिलेगी आर कॉस थीटा इज 1/2, तो ये मिला r/2। सिमिलरली देखो इस आर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा r/2, तो r/2 आर। लेकिन जब दिख रहा है कि इक्विलैटरल है तो मैं काहे कंपोनेंट लूं, मेरे को दिख रहा है ये आर है, दोनों का एंगल बराबर होगा, और दोनों बराबर होना है, ये ऑलरेडी 60 है तो इसको 60 ही होना पड़ेगा। ये 90 तो नहीं हो सकते, वरना ज्यादा हो जाएगा, कोई और एंगल सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है इस चीज को। तो ऐसे, तो अब एल इफेक्टिव आर के बराबर मिल गया, तो अब आप आंसर लिख देंगे कि भाई m2 बराबर है m, एल इफेक्टिव है r। अब कंपेयर कैसे करूं भैया दोनों को, उसमें l लिखा है इसमें r लिखा है, कैसे कंपेयर करूं, कितना टाइम्स हुआ। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, आर्क लेंथ, जो इसकी आर्क लेंथ है ना, वो इस लेंथ के बराबर होगी। भाई तूने मैग्नेट को खींच के लंबा थोड़ी कर दिया है, मैग्नेट का जो लेंथ था, मान ले बेटा ये मैग्नेट अगर 1 मीटर लंबा था, उसको मोड़ दे, तो मोड़ने के बाद भी वो 1 मीटर ही तो रहा, ऐसा थोड़ी एलोंगेट हो गया या कंप्रेस हो गया, है ना। तो जो आर्क लेंथ बनी मैग्नेट की वो तो एल ही रहेगी ना। भाई अब इस पेन है, ये मान लो कुछ 15 सेंटीमीटर का है, इसको मैं एक कर्व में मोड़ दूं और मैं बोलूं कर्व में जो आर्क बना उसकी लंबाई बताओ, वो 15 सेंटीमीटर ही तो होगी, कंसीडरिंग देयर इज नो डिफॉर्मेशन, देयर इज नो एलोंगेशन, देयर इज नो कंप्रेशन, है ना। तो एल ही रहेगा। तो अगर आर्क लेंथ एल है तो रेडियस एंगल थीटा और आर्क लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, तो आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू थीटा, ये तो ना एल बराबर आर इंटू थीटा। बट अब थीटा आप 60 मत रख देना भाई, ये लेंथ आप मीटर में रख रहे हो, रेडियस आप मीटर में रख रहे हो, तो एंगल भी आप एसआई यूनिट में रखोगे, एसआई यूनिट इज रेडियन नॉट डिग्री, है ना, नॉट डिग्री, रेडियन में रखेंगे। तो रेडियन में 60 डिग्री को क्या लिखेंगे आप, पाई डिवाइडेड बाई 3, समझ आ रहा है भाई, 60 डिग्री है ना, पाई/3 होता है, राइट। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, तो r पाई/3, तो यहां से r कितना आ गया बेटा, सर r आ गया मेरा 3l डिवाइडेड बाई पाई, यहां रख दे बच्चे इसको, तो m r के जगह रख दे बेटा 3l अपॉन पाई, ये हो गया तेरा m2। अब तो निकाल ले m2 अपॉन m1 कितना है, तो देख m2 ये हो गया m3l अपॉन पाई, है ना, और m1 ये है ml, तो तेरा नीचे आ जाएगा बेटा ml और ml कैंसिल हो गए, बचा कितना, हाँ बच गया, सही किया ना मैंने, अच्छा डिवाइड करना था ना, हाँ सही तो किया, डिवाइड ही तो किया मैंने, है ना, मैंने कौन सा मल्टीप्लाई किया, डिवाइड ही किया,
हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर आ रहा है 3 डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स, लेकिन ये m2/m1 है ना। तो जब मैं m2 निकालूंगा तो वो आएगा 3, m1 उधर गया, m1 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये वाला आंसर है। मतलब ऑब्वियसली इसको और ज्यादा स्पीड में किया जा सकता है, मैं तो समझा रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज तो ये बहुत कम टाइम का क्वेश्चन है। अगर आपने ये पता कर लिया कि भाई एल इफेक्टिव कितना है, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, दिख रहा है 3/पाई टाइम्स आएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन बेटा 2024 में आया था, यानी कि इस साल आया था, दोनों पेपर में आया था। एक मजे की बात बताता हूं, आई थिंक 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ बिल्कुल सही है, 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों पेपर में इन्होंने रिपीट किया, और वो तीनों टॉपिक इसी चैप्टर से थे। बहुत मजेदार बात है ये, समझ रहे हो। देखो, जब 5th मई का पेपर हुआ इस बार 2024 का, फिर जो रीनीट हुआ 1563 बच्चों का, तो इसमें एक क्वेश्चन यही वाला था कि मैग्नेटिक मोमेंट को ऐसे बेंड कर दिया, इसमें भी था, आई थिंक वैल्यू भी सेम था, है ना, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन बेटा ससेप्टिबिलिटी पे आया, क्वेश्चन अलग अलग था बट टॉपिक सेम था कि डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी, उस पे आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। तीसरा क्वेश्चन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल को, है ना, ऐसे छोड़ दिया जाए तो कितने टाइम पीरियड से वो ऑसिलेट करेगा, वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये इस पेपर में भी आया, इस पेपर में भी आया। तो आप देखो, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से 5th में को भी आए, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रीनीट में भी आए 1563 बच्चों वालों में, और टॉपिक भी सबका सेम ही था। इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन ही सेम था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है आजकल, है ना। एंड विथ अर्थ मैग्नेटिज्म गॉन, इनके पास बचे ही ये 3-4 टॉपिक हैं जिनसे कि ये सवाल पूछ सकते हैं। आओ एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट है बेटा, दोनों का लेंथ L है, पोल स्ट्रेंथ M है, राइट एंगल पे रखे हुए हैं, है ना, विथ नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग साउथ पोल ऑफ अदर। देखो, मान लो एक मैग्नेट ये है, मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर, लिखा है ऊपर देख लो, परपेंडिकुलर है, और इसके नॉर्थ को उसका साउथ टच कर रहा है। तो कुछ भी सिचुएशन, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा बना लेते हैं, मान लो दूसरे वाले का साउथ ये है और नॉर्थ ये है। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है भाई बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम कितना होगा, है ना, नेट कितना होगा, नेट। तो देख बेटा, ये साउथ टू नॉर्थ इसका ये हो गया, और मैग्नीट्यूड हुआ ml, सही है ना, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, लेंथ L गिवन है शायद, है ना, L गिवन है, बिल्कुल सही है। ये हुआ आपका माइनस से प्लस इधर, इसका भी हुआ ml। अब आप देखो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा भाई? अगर 90 डिग्री एंगल है, ये ml है, ये ml है, चाहो तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, हालांकि डायरेक्शन की जरूरत आपको नहीं है, आपको आंसर दिख रहा है कि 90 डिग्री में ml का आंसर आएगा √2 ml। और एग्जैक्टली मैं एग्जैक्ट डायरेक्शन निकाल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने बस परपेंडिकुलर बोला है, मेरे को एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दी है कि कैसे हैं वो दोनों, कैसे रखे हुए हैं, क्योंकि एक को ऐसे और दूसरे वाले को इसके नीचे भी रख सकता था, और भी बहुत सारे ओरिएंटेशंस बन सकते थे, कौन से प्लेन पे रखना है, इस तरफ भी रख सकता था मैं, z एक्सिस में भी रख सकता था, दूसरे वाले को अंदर z में भी रख सकता था, कुछ भी हो सकता था। सो एग्जैक्ट डायरेक्शन मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोल दूंगा कि भाई दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट पक्का √2 टाइम्स वन ऑफ द वेक्टर होगा, उसमें मैं श्योर हूं, और वही मुझसे पूछा गया है। सी इज द आंसर। होता है ना, 2 वेक्टर 90 पे हैं तो p और p का रिजल्टेंट √2 p होता है। तो इतना वेक्टर तो तुम सीख ही चुके हो बेटा, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब बात यह है कि जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे और सीख रहे थे, किसके बारे में? मैग्नेटिक मोमेंट, किसका? बार मैग्नेट का। तो देखो बार मैग्नेट का मैंने आपको सिखाया है ना, ये बोला मैंने -m + m, इनके बीच का लेंथ बोला मैंने l, और मैंने बोला भाई मैग्नेटिक मोमेंट m × l वेक्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब मैंने आपको सिखा दिया, l का डायरेक्शन किधर लेना है सब बता दिया। इतने में एक रोने की आवाज़ आई कहीं से, कोई रो रहा था, मैंने ढूंढा कौन रो रहा है, तो पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेट रो रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है सर? मतलब एक सिंपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा बोल लो कि मान लो एक लूप है, उसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसको इसी प्लेन पे बना लो आप, चलो XY प्लेन पे बना लो, है ना, एक लूप है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर
एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है? बिल्कुल, ये तो पढ़ा हमने पिछले चैप्टर में, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, एक करंट कैरिंग रिंग भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, अपनी एक्सिस पे भी पैदा करेगा, सेंटर पे भी पैदा करेगा। तो इसने मुझे फोन करके बोला रोते रोते कि सर आप सिर्फ इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, मेरा नहीं निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड तो मैं भी पैदा करती हूँ ना। हमने बोला तुम बुरा मत मानो, तुम्हारा भी कुछ करते हैं। अगर तुम्हारा एरिया ए वेक्टर है ना, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला बनाया कि तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा आज से आई ए वेक्टर, जहां पे आई है तुम्हारा करंट, ए है तुम्हारा एरिया। तो इसकी यूनिट क्या बनी मैग्नेटिक मोमेंट की, जो मैंने पहले डिस्कस नहीं करी थी अभी तक जानबूझ के? एम्पियर है ना, एम्पियर करंट का यूनिट और एरिया मीटर स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या है, तो वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां पे भी क्योंकि भाई यूनिट तो सेम ही रहेगी, सेम क्वांटिटी है तो, है ना। तो यहां पे भी आप बोलेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, करंट इनटू एरिया। अब यही अगर सोलेनॉइड होता है, इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, डुक 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 बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो आप नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा NiA, समझ रहे हो? NiA, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, निया, ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। बहुत बढ़िया। इसने एक और बात पूछी फिर मुझसे, मैंने बोला क्या हुआ भाई, अब बता तो दिया, सब ठीक तो है। कहते सर मेरा डायरेक्शन, इसमें तो आपने बताया था -m से +m, है ना, इसमें आपने डायरेक्शन सर स्पेसिफाई किया -m से +m, मेरा डायरेक्शन सर, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका डायरेक्शन। तो मैंने बोला वो यहीं लिखा हुआ है, आपका डायरेक्शन एरिया वेक्टर के जैसा होगा, और एरिया वेक्टर के लिए आपको करंट की दिशा में अपने राइट हैंड को कर्ल करना है। जिधर भी करंट जा रहा है आप उधर ऐसे कर्ल करो, है ना, ऐसे कर्ल करो। तो अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया तो आप देख रहे होंगे अंगूठा बाहर आ रहा है। तो अंगूठा बाहर आ रहा है, इसका मतलब इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बाहर की तरफ है, डॉट, है ना, सिंपल है। करंट की दिशा में कर्ल करो और अंगूठा, थंब आपको डायरेक्शन बताएगा एरिया वेक्टर का, और वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का। डन है ना। तो बार मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट लिख दोगे? लिख देंगे सर, M × L। इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा तो भी लिख देंगे सर, I × एरिया। और बहुत सारे लूप्स हुए तो सर N से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन कह लो, और इसी से आपको पता चलेगा कि कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मैग्नेट की तरह एक्ट कर पाता है। भाई मैग्नेट है तो उसके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई, मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आया, है ना। तो ये इसको आप एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं, बट फिलहाल आप इसको एक हेडिंग डाल लीजिए, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। वैसे तो ये एटॉमिक व्यू मैग्नेटिज्म का बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, अगर आप जाके अंदर पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसमें, बट एट दिस स्टेज, है ना, एट क्लास 12th लेवल आपको एक बेसिक पिक्चर दिखाई जा रही है कि किसी मैग्नेट के अंदर आखिर मैग्नेटिक मोमेंट आया कहां से है। समझिए उस बात को। क्या अंदर एटम्स हैं हर मटेरियल में? हाँ सर, एटम्स हैं। और जो अपने पास सिंपल बोर मॉडल है वो क्या कहता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अप्लाइड है। तो एक काम करते हैं, एक एटम इमेजिन करते हैं, हम बोलेंगे भाई बीच में न्यूक्लियस है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बाहर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, मान लो। ऐसे ही होता है बेटा, एटम में यही चीज होती है क्या? हाँ सर, यही चीज होती है ना। बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा होता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो r रेडियस पे परिक्रमा कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वो v है ना बेटा। तो क्या ये एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा कर सकता है सेंटर पे? इस एटम के सेंटर पे मैग्नेटिक मोमेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे सर? बेटा देखो, चार्ज के फ्लो होने से करंट बनता है, राइट? आप जानते हैं वो बात। अगर एक इलेक्ट्रॉन बार बार सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब वहां एक करंट फ्लो हो रहा है। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो भाई वहां पे करंट है। अब हम समझने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, वरना हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें। तो आपके 12th क्लास के लेवल पे यही है, आप एक इलेक्ट्रॉन लो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो। बट अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिसकी आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आइए तो इसको समझते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। मैंने बोला भाई अच्छा, अगर करंट है ना, अगर यहाँ पे
करंट है और उसको अगर मैं आई कह रहा हूं तो आई क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ अपॉन कितने टाइम में हुआ। अगर आप इसको ऐसा थोड़ा सा डिफरेंशियल मतलब कैलकुलस टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। तो मैं अगर देखूं यहां पे कि भाई कितना चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन है बस, तो जो चार्ज फ्लो हुआ एक पूरा सर्कल करने पे वो तो ई ही फ्लो हुआ, ठीक है। टाइम कितना लगा भाई, टाइम उतना लगेगा जितने में एक सर्कल कंप्लीट कर ले। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से एक सर्कल में घूम रहा है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए, तो टाइम होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर किया इसने भाई, सर 2 पाई r कवर किया, और स्पीड कितनी थी बेटा, सर v थी सर, ये इतना टाइम लग जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, सिंपल फिजिक्स है एकदम, है ना। हाँ, तो चार्ज E फ्लो हुआ और टाइम उतना लगा, तो टाइम नीचे लिख दो आप 2 पाई r, उसके नीचे v, तो v ऊपर चला गया। तो आप देख रहे हैं बेटा ये जो करंट है ना, जो करंट है आपका वो आ रहा है EV डिवाइडेड बाई 2 पाई r। चलिए बहुत बढ़िया सर, करंट आ गया सर, बधाई हो, करंट आ गया। बट हम क्या निकालने आए थे बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया वेक्टर, यही है। हाँ सर यही है, कोई नंबर ऑफ लूप्स का चक्कर तो है नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ही लूप में घूम रहा है, कोई n वन से मल्टीप्लाई करना नहीं है, n बराबर 1 है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो देखो करंट ये रहा, पहले निकाल लिया मैंने, बहुत स्मार्ट हूं, EV बाई 2 पाई r, तो करंट की जगह पे बेटा EV अपॉन 2 पाई r हो गया। एरिया, अब भाई बताओ इस सर्कल का एरिया क्या है, ये जो लूप बना अपना करंट कैरिंग लूप बना उसका एरिया कितना है, सर एरिया है पाई r का स्क्वायर, ये तो होता है सर्कल का एरिया, बिल्कुल सही है। तो पाई पाई कैंसल, r और r कैंसल, देख बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है EVR अपॉन 2। अब ये बड़ा बढ़िया रिजल्ट है और डेराइव करना तो आना ही चाहिए, बट अगर ये याद रह जाए कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इतना होता है तो नथिंग लाइक इट, मजा ही आ जाए फिर तो, है ना। तो EVR डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब थोड़ा डायरेक्शन की बात करें बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन जैसा भी घूमता है हम करंट उसका ऑपोजिट लेते हैं, तो अपना साइन कन्वेंशन है। ऐसा इलेक्ट्रॉन के साथ कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, वो एक साइन कन्वेंशन बन गया है, क्योंकि पहले से ही हम लोग जिधर पॉजिटिव चार्ज आता था उसको करंट मान लेते थे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे देखो वेलोसिटी इधर मतलब वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो बेटा करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, और अगर करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घुमाओ तो अंदर अंगार आ रहा है बेटा अंगूठा, है ना, क्लॉकवाइज में अंदर। तो इसका जो डायरेक्शन है इस मैग्नेटिक मोमेंट का इस पर्टिकुलर सवाल में वो अंदर है ना। डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, आप निकाल भी सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ना, बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। आगे बेटा आंसर EVR बाई 2। चलिए अब एक चीज लिखो, इसको ना जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आप नाम याद रहे ना रहे, बट क्या चीज है उसको समझो आप। जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, m वेक्टर क्या है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इतना बुक की तरह एकदम एक एक वर्ड नहीं लिख रहा मैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, है ना, इसको जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी बोलते हैं। क्या है भाई ये, तो ये रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। आपने बचपन में क्लास 11th में एक चीज पढ़ी होगी, पढ़ी है? अच्छा पूछता हूं पहले क्या है। अगर कोई पार्टिकल है ना v वेलोसिटी से ऐसे गोल 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 घूम रहा है r रेडियस के सर्कल पे, है ना, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी पॉइंट पे वो लिखा जाएगा mvr। पढ़ा है क्या बेटा? नहीं पढ़ा तो फिलहाल याद कर ले, 11th क्लास रोटेशनल मोशन में पढ़ाया जाता है। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, है ना, बट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, वैसे मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। मेरे से पढ़ देना 11th आके वेदांतु नीट टॉपर्स चैनल पे, सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। 11th करा रहा हूं वहां पे, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो।
बट फिलहाल के लिए याद रख लो कि भाई एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। तो नीचे mvr और ऊपर क्या निकाला था हमने अभी अभी, मैग्नेटिक मोमेंट, याद है, evr/2। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया evr डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ये रेशियो आप निकालोगे तो देखो स्पीड कैंसल, रेडियस कैंसल, ये आएगा आपका E/2m। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? E क्या है? चार्ज है, डिवाइडेड बाई 2m, है ना। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ना इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन सब में लग जाता है। क्या मतलब सर? मतलब अगर तू एक रिंग लेगा बेटा, रिंग में चार्ज है ना, और रिंग में करंट आई फ्लो हो रहा है, उसको तूने ओमेगा से घुमा दिया है, ठीक है, उसको तूने ओमेगा से घुमा दिया है। अब तू उसके सेंटर पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकाल, यही आंसर आता है। इवन अगर तू एक स्फीयर लेके करेगा बेटा, यही आंसर आएगा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन है कि किसको घुमा रहे हो, क्या चल रहा है, कौन घूम रहा है, हर बार यही आंसर आता है। अब वो जेई एडवांस आपके लिए मैं होता, अगर जेई एडवांस के लिए पढ़ा रहा होता तो सारे केस का निकाल के दिखाता, वो सब कराता। बट आपके लिए बेटा नीट में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखो कि जब भी कोई चार्ज घूम रहा है या कोई भी रिंग घूम रही है व्हाटएवर, तो मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो q/2m आता है। और एक बार ये नीट में एक या दो बार आ चुका है कि ये रेशियो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है चार्ज और मास पे, दैट्स इट, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जैसा कि ट्रेंड देखा जा रहा है 2024 में कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं 2 बार, रीनीट में भी आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन क्या पता अगली बार आ जाए, चांसेस हैं, है ना, देयर आर चांसेस। तो चलो भाई, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीख लिया आपने, एंगुलर मोमेंटम mvr से डिवाइड किया, q/2m आंसर आया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आपका इंतजार था। टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट। देखो इसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैसे? जब आप टॉर्क पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, डाइपोल के ऊपर, तो आप कहते थे कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है ना, और उस पर मैंने एक डाइपोल रख दिया, लेट्स से -q एंड +q। डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस यानी कि इधर। तो ये हुआ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनके बीच का एंगल ये है, टेल से टेल मिलाने के बाद, तो ये है थीटा। तो अगर ऐसा कुछ है, तो जो टॉर्क लगेगा डाइपोल पे, है ना, इसको टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क लगेगा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्यों भी लिखा मैंने यहाँ पे, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चल रही है। हाँ, तो टॉर्क लगेगा बेटा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं टॉर्क की, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल दीजिए। p की तरफ हाथ रखिए, राइट हैंड, और e की तरफ ऐसे कर्ल कर दीजिए, है ना, अंगूठा अंदर है, तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन इस क्वेश्चन में अंदर की तरफ। ये सब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख के आए हो। दूसरी चीज, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में यही लिखते हैं आप, है ना, पी ई साइन थीटा। अब डिपेंडिंग ऑन कितना एंगल बन रहा है, आप अलग अलग पॉइंट का टॉर्क निकालते रहो, वो सब आपको आता है। यही चीज अगर आप यहां पे पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन आ जाएगा? ऑब्वियसली सर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सर क्या आ जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, गुड। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसके जगह कौन आ गया भाई? मैग्नेटिक डाइपोल। मैं आज थोड़ा सा गलतियां कर रहा हूं, छोटी छोटी, सॉरी। मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखते हैं ना, हाँ, भावनाओं में बह के मैंने मैग्नेटिक फील्ड को एम लिख दिया था। एनीवेज, एम तो इसको लिखूंगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट को लिखूंगा ना एम, तो हाँ, डाइपोल मोमेंट को लिखूंगा एम, ठीक है। तो जहां पे पी वेक्टर होता था यहां पे एम वेक्टर है, राइट सर। जहां पे बेटा ई वेक्टर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, राइट सर। तो कहना इससे कि अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो टॉर्क क्या होगा बताओ सर? पी क्रॉस ई, पी के जगह पे एम, है ना, क्रॉस ई के जगह पे भाई बी, एम क्रॉस बी। सेम तरीका, एम क्रॉस बी करो, डायरेक्शन आ जाएगा। और ऐसा भी लिख सकते हो, टॉर्क बराबर एम बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। इतना ही नहीं, और सुनो और सुनो और सुनो, और ये क्वेश्चन शायद रिसेंटली आया भी है, हाँ, इसमें रीनीट वाले में आया है। रीनीट वाले में 4 क्वेश्चन आया बेटा इससे। तो रीनीट का जो पेपर सबके पास है जनरली, है ना, सेट सी, उसमें क्या बोल रहा है देख,
द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b। एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, है ना, एनर्जी। देखो भाई, इलेक्ट्रिक में आपने क्या पढ़ा है बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ी है बताता हूं। देखो, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये डायरेक्शन है आपका p वेक्टर का, यानी कि डाइपोल का। थीटा एंगल है तो एनर्जी होती है बेटा माइनस पी ई कॉस थीटा, और एक्चुअली ये होता है p वेक्टर डॉट ई वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। भाई टॉर्क में क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट, एनर्जी में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब आपको एंगल दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। मान लो बोलेगा दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब 0 डिग्री एंगल है, तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी, कॉस 0 होता है 1, तो एनर्जी आएगी माइनस पी ई, विच इज द मिनिमम। माइनस पी इज द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी इस डाइपोल का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। बोलेगा 90 डिग्री मान ले, परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0, तो एनर्जी आएगी 0। कई बच्चों को लगता है 0 मिनिमम होता है, 0 मिनिमम नहीं है यहाँ पे, है ना, ये एनर्जी है। ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी, और 0 भी, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव डायरेक्शन नहीं बता रहा, नेगेटिव बता रहा है एनर्जी की कमी है ना, तो नेगेटिव तो कम है एनर्जी, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी याद रखना 0 डिग्री पे आती है। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे ले लो आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आप बना दो मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। थीटा एंगल है दोनों के बीच में बेटा, सेम थीटा एंगल है दोनों के बीच में बेटा। अब बताओ क्या फॉर्मूला होगा सर। यहाँ पे अगर माइनस पी डॉट ई था तो यहाँ पे होगा माइनस एम डॉट बी। ये माइनस मिस हो गया, पता नहीं क्यों गलतियां हो रही है छोटी छोटी, बट कोई बात नहीं। एम डॉट बी, ठीक है, माइनस एम डॉट बी। चलिए, तो u बराबर हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा। अब 2024 रीनीट का क्वेश्चन दोबारा बताता हूं। व्हेन आई से रीनीट, 1563 बच्चों वाला रीनीट, वरना हल्ला मच जाएगा सर रीनीट हो गया क्या, हमें तो पता ही नहीं चला सर। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन आया 2024 में, ये क्वेश्चन आया 2024 में। परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 डिग्री, द मोमेंट यू पुट थीटा 90 डिग्री बेटा, है ना, कॉस 90 कितना होता है 0, तो आपको एनर्जी मिलेगी 0। ये आंसर था, फुल टाइम पास। 0 डिग्री पे पूछ ले कॉस 0 1, 180 पे पूछ लो कॉस 180 -1, कोई भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, मेरे को पता है, ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल हो जाता है, थोड़ा सा पता ही नहीं चलता कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो कि बायो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बट ठीक है, तुम्हारे लिए तो और अच्छा है, थ्योरेटिकल चीज़ें तुम्हें पसंद है बेटा, है ना। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन ये चैप्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, देखो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, है ना, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं पहले, या आखिर है क्या चीज। ये मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, और मान लो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। क्या है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट है। मेरे को एक बात बताओ, दोनों के बीच में कितना एंगल है अभी इस सिनेरियो में, कितना एंगल है सर, दोनों के बीच में 0 एंगल है। कितना एंगल है भाई, 0 एंगल है। तो बेटा अगर मैं टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, थीटा कितना है 0, तो आंसर कितना आएगा भाई 0। कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि m जो है वो b के बिल्कुल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। टॉर्क नहीं लग रहा और फोर्स वैसे भी नहीं लग रहा, क्योंकि माइनस एम प्लस एम पे बराबर फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे हम बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पे है। किस पे बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिक्स के सैर पे लेके जाता हूं, बस थॉट देना इस बात को। इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम स्टेबल का मतलब है कि जब आपने यहां से थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया, ऐसे रखा था ना, डिस्टर्ब किया या तो इधर या तो इधर, तो अगर थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ने से अगर ये वापस आ रहा है तो स्टेबल है। लेकिन अगर आपने थोड़ा डिस्टर्ब किया और छोड़ा और ये वापस नहीं आया बल्कि और दूर चला गया, तो ये अनस्टेबल है। समझे मेरी बात। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर हुआ, जैसे यहां पे स्टेबल है, बताता हूं कैसे। अगर बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, पहला कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, जो कि है, बताता हूं कैसे है। और अगर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया,
स्मॉल एंगल इसको आपने रोटेट किया, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल एंगल से आपने रोटेट किया, तो ये कंडीशन बहुत सूटेबल होती है एक चीज के लिए जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। एसएचएम को बस दो चीजें चाहिए, क्या सर? एक रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जो इसको वापस लेके आए। वापस लाने का मतलब ही है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो है मेरे पास, अभी दिखाता हूं कैसे है। मेरे पास रीस्टोरिंग टॉर्क है, यहां पे फोर्स तो नहीं टॉर्क है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए, है, यानी कि स्टेबल है। दूसरा स्मॉल एंगल, ठीक है, मैं स्मॉल एंगल रोटेट करूंगा तो ये एसएचएम करेगा। तो ये क्या करेगा बेटा? ये सर एसएचएम करेगा। अगर ये एसएचएम करेगा तो इसका एक टाइम पीरियड होगा जिसको निकाला जा सकता है एसएचएम के सिंपल फॉर्मूले से। बेसिकली आप नेट टॉर्क लिखो और उसको सी थीटा से कंपेयर करो तो आप निकाल सकते हो। वो सब मैं आपको एसएचएम में पढ़ाऊंगा। फिलहाल इस टॉपिक में आप क्या करो, एसएचएम अगर है तो कुछ टाइम पीरियड होगा, किसी टाइम पे वापस आएगा वापस आएगा वापस आएगा, तो उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला प्लीज याद कर लो। ये टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम बी। अब देख बेटा, 2 और पाई क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई क्या है सर? आई है जो तेरा मैग्नेट बनेगा ना, उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ लेंथ होगा, तो मास होगा तो कुछ लेंथ होगा, तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और एम है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। समझे? कितना कॉल आएगा भाई, चलो काट दिया कॉल। समझ गए? आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। और बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो तो मैग्नेटिक फील्ड है सर, है ना? वो तो सर मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चक्कर ही नहीं है उसका। तो समझे मैं क्या कहना चाह रहा था? ऐसे जब आप रखोगे तो ऐसा 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 होगा। अब आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, सर मेरे को समझाओगे कैसे स्टेबल था? देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लो मैंने इस मैग्नेटिक मोमेंट को देखा, इक्विलिब्रियम पे था, टॉर्क 0 लग रहा था, मैंने बोला भाई ऐसा है, थोड़ा सा घूमोगे क्या? मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने बोला ठीक है घूम जाएंगे, किधर घूमना है? मैंने बोला भाई इधर घूम जाओ, यहां से इधर, मतलब मैं इधर घुमाया उसको, तो मैंने थीटा दिया एंटी क्लॉकवाइज। थीटा कैसा दिया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज, सही है ना बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर घुमाया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं यहां ले जाके उसको छोड़ देता हूं। ये बोलता है क्या मजाक कर रहे हो भाई मेरे साथ? छोड़ दिया मुझे तुमने, यहां लेके आए थे साथ में, अब छोड़ दिया? मैंने पूछा हाँ, अब तुम क्या करोगे मुझे बताओ? तो बता रहा है वो बोल रहा है भाई अब तो एंगल आ गया, अब तो मुझ पर एक टॉर्क लगेगा जो कि होगा m क्रॉस b, और उसकी डायरेक्शन निकाल लो, अभी पता चल जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी? m की दिशा में हाथ रखो, b को छूने की कोशिश करो, b को कर्ल करो, b इधर है ना, ये b है ना, तो b की तरफ आप कर्ल करो, अंगूठा अंदर आ रहा है, तो ऐसे क्लॉकवाइज है ना, m b क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो जो टॉर्क लगेगा वो इनटू द प्लेन होगा, एक्सियल वेक्टर है यानी कि क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है भाई? ओ हो टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। कैसा है? रीस्टोरिंग। मतलब वो जाना एंटी क्लॉकवाइज में चाह रहा था, उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से एंटी क्लॉकवाइज हुआ, बट टॉर्क क्लॉकवाइज लगा के उसको वापस ला रहा है, तो रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो यहां पे एक इक्वेशन बनेगा, जैसे आप जानते हैं ना एसएचएम में बनता है F बराबर kx, यहां पे एक माइनस साइन भी होता है। क्यों होता है माइनस साइन? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है वो, है ना? आप अगर किसी पार्टिकल को आगे ले जाओगे तो फोर्स पीछे खींचेगा, तभी तो एसएचएम होगा। रीस्टोरिंग होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार यहां पे बनता है टॉर्क बराबर माइनस सी इंटू थीटा। तो इसका एक डेरिवेशन होता है छोटा सा कि कितना टॉर्क लगा, है ना, ये इसका आखिर टॉर्क कितना लगा, फिर आप उसको कंपेयर करने लग जाते हो, आ जाता है। हमें उसकी जरूरत फिलहाल बेटा नहीं है, हम बोलेंगे भाई ये फॉर्मूला है। तो इतनी कहानी आपको नहीं भी सुनाता मैं तो भी काम चल जाता, बट मुझे पता है कई बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट होता है कि सर कैसे रीस्टोरिंग है, कैसे मान लो मैं रीस्टोरिंग है, बता दिया मैंने। बट डेरिवेशन की जरूरत अभी नहीं है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आगे एसएचएम वगैरह तो शायद इसको मैं करा दूँ आपको, पेंडुलम का जब कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन 2024 रीनीट में आया, एक क्वेश्चन 2024 के मेन वाले नीट में आया। पहले हम रीनीट वाला कर लेते हैं क्योंकि वो पेपर अभी मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है। देखो क्या बोलता है, कहता है कहाँ हो भाई तुम, कहो भाई क्या कहते हो, कहो भाई, कहो ना प्यार है। कहता है मैग्नेटिक मोमेंट
and moment of inertia, वाह 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 वाह, the magnetic moment and moment of inertia of a magnetic needle as shown, डायग्राम की जरूरत नहीं है, आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो दो चीजें दी है मुझे, ये 2024 रीनीट का सवाल है ना, 2024 रीनीट का सवाल है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर 1 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट भी देखना सही है क्या, यूनिट यही पढ़ाया गया मैंने आपको, है ना, आई इंटू एरिया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक। दूसरा बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई, ये करंट नहीं है, ठीक है ना, ये MOI है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई में कंफ्यूज मत हो ना बेटा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, और यूनिट है इसकी केजी मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है MR स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो MR स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर। इफ इट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशंस इन 10 सेकेंड्स, ये कितने ऑसिलेशन मारता है, 10 ऑसिलेशन मारता है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में। तो इसका टाइम पीरियड पता है कितना हुआ, 10 सेकेंड नहीं हुआ, 1 सेकेंड हुआ। भाई टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में मारा वो टाइम पीरियड कहलाता है। इसने घुमा के दिया आपको 10 ऑसिलेशन 10 सेकेंड, आप निकाल लो 10 ऑसिलेशन 10 सेकेंड तो एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड, सिंपल है। तो टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, डन। अब बोलता है बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यानी कि B की वैल्यू कितनी है। तो मैंने लगाया फॉर्मूला 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई MB, टाइम पीरियड कितना है 1, ये कितना है 2π है, √, आई कितना है भाई, आई कितना है, ये रहा सर 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर, m कितना है बेटे m, ये रहा सर 10⁻⁻2, और b कितना है सर, वही तो निकालना है। कैसे सॉल्व करोगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो आप, ठीक है ना, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये बन गया आपका 4 × पाई स्क्वायर, ठीक है, इनटू देखो ये 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 बन के जाएगा, +2 बन के जाएगा तो +2 और -6 -4 हो जाएगा, तो ऊपर बचा 10⁻⁻4, नीचे बचा सिर्फ पाई स्क्वायर इंटू बी, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर भी कैंसिल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो कितनी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड को इधर ले आओ, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ऑप्शंस है 0.4 टेस्ला, 4 टेस्ला, 0.4 मिली टेस्ला एंड 4 मिली टेस्ला। देखो अगर इसको मुझे मिली में कन्वर्ट करना है, ये क्या है टेस्ला है ना, टेस्ला बड़ी यूनिट है, मिली छोटी यूनिट है, मिली मतलब छोटी यूनिट है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए बेटा, 10⁻³ से, 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आप टेस्ला से, देखो यार अगर मैं तुम्हें कहता कि मैग्नेटिक फील्ड 1 मिली टेस्ला है, इसको टेस्ला में लेके आओ, तो तुम क्या करते बेटा, आप बोलते 1 × 10⁻³ टेस्ला, ये तो करते हैं। लेकिन मेरे पास अभी क्या है, ऑलरेडी टेस्ला में, इससे मिली टेस्ला में जाना है, इससे मिली टेस्ला में जाना है, तो 10⁻³ के बजाय 10⁻³ करेंगे, तो ये आंसर आएगा 4 × 10⁻⁻4 × 10⁻³, तो ये बचा बेटा 4 × 10⁻⁻1, तो आंसर आ रहा है 0.4 मिली, क्योंकि 10⁻³ कर चुका हूं तो मिली में कन्वर्ट हो चुका है, मिली टेस्ला। अब जो 2024 ये रीनीट वाला था, जो 5 मई वाला है वो आप कर लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन पेपर तो होगा ही आपके पास, 2024 में अगर दिया होगा आपने पेपर, क्वेश्चन पेपर तो होगा ही आपके पास, कर लीजिएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अभी मेरे पास पेपर सामने नहीं, वरना मैं करा देता, बट सारा मैं करा दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें भी तो करना है बहुत कुछ। चलो फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखो ये बहुत आसान है, इसका आंसर जल्दी दे देना, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं ज़्यादा। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो पढ़ाया मैंने आपको अभी, वो है 1.5 सेकेंड। अभी कह रहा है कि भाई टाइम पीरियड अनदर मैग्नेट सिमिलर इन साइज, शेप एंड मास। ये क्यों लिखा है इसने, साइज सेम है मतलब डायमेंशन सेम है, लेंथ सेम हो गया, शेप सेम है मतलब अगर पहला वाला रॉड के मतलब इस शेप में था मान लो, है ना, बार के फॉर्म में, तो दूसरा वाला भी वैसा ही है, शेप भी सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दोनों में सेम लगेगा।
और तीसरी चीज बोल रहा है मास भी सेम है। ओहो, फिर तो पकड़ में आ गया भाई, मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही होगा, शेप भी सेम है। तो इतना जो लिखा है ना वो ये बताने के लिए लिखा है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है मेरे भाई। अब कहता है बट, है ना, बट अच्छा, हैविंग 1/4 ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 है वो 1/4 ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1 है। ठीक है, तो बताइए ऑसिलेटिंग एट द सेम प्लेस मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया। हर एक चीज का ना मतलब होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के मतलब निकालना पड़ेगा, वरना आप ये सोचते रह जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड सेम लो या नहीं लो। सेम प्लेस पे सेम मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। क्यों सर? भाई अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम प्लेस पे सेम ही होती है ना, इसलिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा क्या निकालना क्या है फिर? टाइम पीरियड, है ना, मेरे को क्या निकालना है? टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वन। ठीक है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√i डिवाइडेड बाई m इंटू बी। क्या क्या सेम है भाई? क्या क्या सेम है भाई? सर 2 सेम है, पाई भी सेम है, हो आई भी सेम है, हाँ, और बी भी सेम है, सब सेम है ना। 2 कैसे अलग हो सकता है? दोनों केस में 2 सेम ही रहेगा, पाई भी सेम रहेगा, आई उसने खुद बोला सेम है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही बोल रहा है वो, सेम प्लेस। तो मैंने पता किया कि क्या प्रोपोर्शनल का क्या रिलेशन बन रहा है, तो मैंने पाया कि t प्रोपोर्शनल टू 1/√m, यही बचा, बाकी सब कांस्टेंट है। जब आप प्रोपोर्शनल लगाते हो तो कांस्टेंट को भूल जाते हो, अब इसको कैसे लिखोगे आप? t प्रोपोर्शनल टू 1/√m को आप कैसे लिखोगे? आप ऐसा लिख लो, देखो T2/T1 बराबर, क्योंकि इनवर्स में है तो M2/M1 नहीं आएगा, इधर आएगा M1/M2, और रूट तो है ही, रूट तो बेटा है ना, इससे कर लो आंसर आ जाएगा। तो देखो T2/T1 कितना है भाई? 1.5 इंटू क्यों कर रहा हूं मैं, हाँ, बराबर अंडर रूट M1/M2। देखो ये M1 है, ये M2 है, M2 को नीचे लेके आओ तो 4 इधर जाएगा, तो ये है 4 के बराबर। M1/M2 कितना बेटे? 4 के बराबर। ठीक है, तो √4 कितना हो गया? 2 के बराबर। तो T2 कितना आ रहा है बेटा? ये 2 और इनटू 1.5, आंसर आ रहा है 3, आंसर आ रहा है 3 सेकेंड। अच्छा, अगर मैं इस एग्जाम को दे रहा होता, मतलब अगर मुझे क्वेश्चन समझाने के लिए नहीं बल्कि सॉल्व करने के लिए करना होता, तो मैं ऐसे नहीं करता शायद। तो हमें क्यों बताया ऐसे? तुम्हें ऐसे बताया क्योंकि मुझे समझाना था, है ना। लेकिन ऐसे भी बता रहा हूं कि मैं कैसे करता। देखो मैं ऐसे करता, मैंने एक चीज देख ली कि मैग्नेटिक मोमेंट में 1/4 का फैक्टर आ रहा है, जो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट है ना उसमें 1/4 का फैक्टर आ रहा है। तो अगर आप फैक्टर से समझना चाहो तो ऐसे समझो, फॉर्मूला तो ये है बेटा, है ना, I/m इंटू बी। अब सोच, मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को बस लिखता हूं, इसके आगे नहीं बढ़ रहा, मैं बस ये बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट में 1/4 का फैक्टर आ रहा है ना। तो ये 4 यहां लिखो, चाहे इसको ऊपर ले जाओ, यहां लिख लो, एक ही बात है, सही ना बेटा। आहा, क्या मिटा रहे थे, क्या मिट गया जीवन में, कोई बात नहीं। m/4 का फैक्टर आया तो 4 ऊपर चला गया। अब मैं देखूं तो बाकी कुछ तो चेंज हो नहीं रहा है, ये अब तो सब सेम है ना। तो t में कितने का फैक्टर आ रहा है? √4 का। देख लो, डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, t में कितने का चेंज आएगा? √4 का। √4 क्या होता है? 2, मतलब टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। सिंपल। पहले कितना था टाइम पीरियड? 1.5, अब कितना हो जाएगा? उसका डबल, यानी कि 3। तो पेन कम चलेगा, दिमाग ज़्यादा चलेगा। दिमाग भी इतना कुछ खास नहीं चल रहा है इसमें, है ना। थोड़ा स्प्रे मार देते हैं, फ्रेश हो जाएगा कमरा। हाँ, अरे बूझे, ऐसे भी कर सकते हो भाई, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट 1/4 हो रहा है, 4 ऊपर चला गया, √4 का फैक्टर टाइम में, तो 2 का फैक्टर है। चलो, अब कुछ ना समझ में आए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, तो आजा प्यारे साथ हमारे, काहे घबराए, ऐसे कर लो। ठीक है, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। चलो भाई, अब है बेटा MCG, यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। अच्छा, जो आपने ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पढ़ा ना अभी, ये जो अभी टाइम पीरियड वाली चीज पढ़ी ना, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पता करने का।
कैसे? अब आपके पास कोई मैग्नेट है, उसमें लिख के तो नहीं आया कि स्मॉल m कितना है, कैपिटल M कितना है, वो तो नहीं दिख रहा मुझे। ऐसे लिख के आता है क्या? नहीं आता लिख के, है ना। मैग्नेट में कहाँ लिख के आता है ये? अच्छा, बट आप इसकी डायमेंशन तो निकाल ही सकते हो बेटा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका मास कितना है, ये सब तो निकाल लोगे ना मेजर करके। ये तो मेजर किया जा सकता है। तो आपके पास एक्चुअली मेजर करके मास आ गया, डायमेंशन आ गया, शेप तो आपको पता ही है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे। ठीक, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, अगर उस प्लेस की कितनी मैग्नेटिक फील्ड में आप वाइब्रेट करा रहे हो, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता होता है, तो आप निकाल सकते हो कि किस प्लेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? तो उसको आप वाइब्रेट करा दो, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के उस बार मैग्नेट को, व्हाटएवर जो भी है, नीडल के शेप में जो भी है, उसको आप वाइब्रेट कराओ, है ना। फिर देख लो कितने टाइम में वापस आ रहा है, ये भी मेजर कर लोगे। तो टाइम पीरियड आपको पता है 2π, तो 2π ही है। I/mb में b पता है, I पता है। तो जब आप देखोगे ना कि कितने टाइम में ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू जैसे ही डालोगे, I की वैल्यू डालोगे, और आप m की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, क्योंकि b भी आपको पता है। अब आपको m वेक्टर पता चल गया, तो m वेक्टर होता है ml। अब इसमें आप लेंथ डाल दोगे, m डाल दोगे, तो आपको पोल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो एक प्रैक्टिकल मेथड है जिससे किसी गिवन मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ वगैरह आप पता कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हेडिंग है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या काम है भैया इसका, क्या करता है ये जो MCG है। अच्छा, क्रिकेट फैंस के लिए बोल रहा हूं, ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल नहीं है भाई, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना। हाँ, अब सुनो, ये बेटा करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। सर मेजर क्यों नहीं लिख रहे हो आप कि करंट को मेजर कर लेता है? नहीं, मेनली हम इसका करंट डिटेक्शन में ही यूज करते हैं, मेजरमेंट में यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत ही ना ये थोड़ा सा इंट्रिकेट डिवाइस है और इसकी रेंज कम होती है, छोटे छोटे करंट को ही मेजर कर सकता है। आप इसमें बड़ा करंट फ्लो कराओगे ना बेटा, ये टूट जाएगा अंदर से, है ना, ये टूट फूट जाएगा, समझ रहे हो। एक सेकेंड ना, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कोरियर है सर जी आपका एमेजॉन से, ले आइए। ठीक है सर। हाँ, अप्रूव हो गया ना? नहीं सर जी, आपको नमस्कार सर। नमस्कार भैया, भेज दूँ सर, कोरियर है सर। भेज दीजिए, भेज दीजिए। कुरियर आया, कुरियर। हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये करंट को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इससे मेजर नहीं कर सकते बड़े अमाउंट ऑफ करंट को, क्योंकि ये टूट जाता है। हाँ, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अमीटर बना सकते हैं आप, जो ज़्यादा बड़े करंट को भी मेजर कर सकता है, जो आपने अभी अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा भी होगा, थोड़े दिनों पहले हुआ था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, उसमें आपने देखा भी होगा कि हाँ यार, इसका इस्तेमाल करके हम अमीटर बना सकते हैं। बट अमीटर पे अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम इस पे जा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या यूज़ है उस पे जा रहे हैं। देखो बेटा, इसका कंस्ट्रक्शन समझो पहले आप कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो आप देखेंगे कि आपको पहले तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यानी कि एक मैग्नेट दिख रहा होगा, जो कि नॉर्मल मैग्नेट नहीं है, इसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हॉर्स शू मैग्नेट। खासियत इसकी बताएंगे आगे जाके, बहुत खास चीज़ है और क्यों यूज़ किया बताएंगे आपको। अच्छा, ये मैग्नेट आपको समझ में आ गया, एक मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर जो है एक स्पाइरल स्प्रिंग से कनेक्टेड है। साइकिल के कैरियर में जो स्प्रिंग नहीं होती है, साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है ना, जिसमें आप बुक दबा के चलते थे बचपन में, उसको ऐसे उठाओ तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता था, ऐसे उठा के छोड़ो तो धड़ से बंद हो जाता था। या फिर माउस ट्रैप भी आते हैं कई सारे, उसमें भी लगा होता है ना, तो ऐसे उठाओ धड़ से बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग स्प्रिंग है बेटा, जितना ये लूप घूमेगा उसको रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इस सिलेंडर में आप देखो एक वायर ऐसे रैप किया हुआ है ना, वायर जो है वाइंड किया गया है, जैसे पंखे फैन के अंदर आपने वाइंडिंग देखी होगी वायर की कॉइल के अंदर, वैसा कुछ इसके ऊपर जो है वायर कॉइल में ऐसे किया हुआ है ना। और इसके साथ में एक निडल अटैच्ड है, मतलब ये जितना ये कॉइल घूमेगा, जितना ये सिलेंडर घूमेगा, उतना ये निडल भी घूमेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ क्या क्या है ना। दो मैग्नेट हैं जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और एक कॉइल है, और वहां पे एक ऐसा है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, बैटरी के थ्रू, प्लस और माइनस टर्मिनल के थ्रू
इस कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं, कॉइल के अंदर ये जो कॉइल है ना उस पर करंट फ्लो कराते हैं। तो अब मैं आपको इसको विजुअलाइज करने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा रियलिस्टिक डायग्राम बना के देता हूं। देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसा बना लो, चलो, इनटू द प्लेन, है ना। मतलब मैं बेसिकली यहां से देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इधर जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी नॉर्थ से साउथ, तो मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे लिए इनटू द प्लेन हो गया वो। तो वैसा कुछ व्यू है, ठीक है ना, उस पर मत जाओ, व्यू में मत जाओ, बस ऐसा समझो एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस पर एक लूप रखा हुआ है, ऐसा है ना बेटा, एक लूप रखा हुआ है, ठीक है। इस लूप का जो एरिया है ना, वो है एन। ओहो, एरिया कैसे एन हो सकता है, एरिया है ए, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है मान लो n, ठीक। इस लूप का एरिया है a, नंबर ऑफ टर्न्स है n, और इसमें आपने देखा होगा एक बैटरी लगी थी इस लूप में, ये लूप की बात चल रही है बेटा, इस लूप में एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी ने मान लो करंट फ्लो करा दिया I, मान लो इसमें आपका करंट फ्लो हो गया I, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या इस I के फ्लो होने से एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा? होगा सर, होता है सर, होता है सर, क्या बात कर रहे हैं सर, मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है सर, NIA। आपने अभी अभी बताया था हमें थोड़ी देर पहले कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में एक करंट फ्लो कराया जाए तो NIA इतना मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है, जहां पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, अब ये करंट है ना, कैपिटल I लिख लो, कोई बात नहीं, करंट है, NIA इतना मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो सोचो टॉर्क भी तो आ सकता है, हाँ सर टॉर्क भी आ सकता है सर, कितना आएगा सर, m क्रॉस b, है ना, यानी कि mb साइन थीटा, इतना टॉर्क आएगा सर, है ना, इतना टॉर्क आएगा सर, ठीक है, टॉर्क कितना आएगा mb साइन थीटा। तो थीटा कितना है, यहीं पे काम करता है अपना हॉर्स शू मैग्नेट। वैसे इस चीज को थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना के विजुअलाइज कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर मैं आपको फिर भी कोशिश करता हूं। ये ना कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ऐसा कुछ, ठीक है ना, एक पॉइंट से एक पॉइंट रेडियल टाइप का, और इसकी वजह से क्या होता है, मान लो इसके रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और आपका जो लूप है बेटा, आपका जो लूप है वो मान लीजिए ऐसे है ना, ऐसे है, ठीक है ना। तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड इधर और लूप ऐसे इस प्लेन पे है, तो लूप का एरिया वेक्टर क्या होगा, लूप के परपेंडिकुलर होगा, लूप के परपेंडिकुलर होगा। भाई लूप कैसा है, ऐसा रखा है यहाँ पे इस प्लेन में, है ना, तो आप करंट में घुमाओगे तो एरिया वेक्टर या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, डिपेंडिंग ऑन करंट का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में हमेशा हमेशा 90 डिग्री मेंटेन करके रखने का काम करता है हॉर्स शू मैग्नेट। बड़ी बढ़िया चीज है, वरना मामला हो जाता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो जब भी एरिया कहीं भी रहेगा उसके पैरेलल यानी कि ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड इसके पास रहेगी, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। देखो एक टाइम में इधर भी है मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी है, बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, लेकिन हमारे लिए काम की कौन सी है, ये वाली जो इसके पैरेलल जा रही है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से होके गुजर रही है जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो हम सिंपली एक चीज बेटा मैग्नेटिक इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में याद कर लेते हैं कि जो हॉर्स शू मैग्नेट यूज किया है हमने, है ना, जो हॉर्स शू मैग्नेट यहां पे हमने यूज किया है, इट इज हेल्पिंग अस टू अचीव थीटा बराबर 90 डिग्री। अब बाकी की कहानी आप ये सब जानो ना जानो, आपको इतना पता होना चाहिए अगली स्लाइड में कि जो टॉर्क लगा है ना लूप के ऊपर, वो होता है एम बी साइन थीटा, जहां पे थीटा है 90 डिग्री, ऑल थैंक्स टू हॉर्स शू मैग्नेट। और इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं एम बी साइन थीटा साइन 90 यानी कि 1। तो मैं टॉर्क ऑन लूप को लिख सकता हूं, एम का क्या फॉर्मूला है, एन आई ए, और ये बी एन आई ए बी। इसको थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हो, याद करने में आसानी होगी, निब्बा। निब्बा निब्बी आजकल फेमस है ना मार्केट में, है कि नहीं भाई। तो टॉर्क ऑन द लूप कितना हो गया, निब्बा, ठीक है, एन आई बी ए, निब्बा, समझ गए, हाँ जी। तो सर क्या फायदा हुआ सर टॉर्क निकाल के, सुनो तो सही, थोड़ा पेशेंस रखा करो ना, सब बताऊंगा सब बताऊंगा। फिलहाल हमने क्या समझ लिया, देखो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, गंदा हो गया। फिलहाल हमने ये समझ लिया
कि भाई जैसे इस लूप में करंट फ्लो कराया जाता है उसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट पैदा हो जाता है। उस मैग्नेटिक मोमेंट के पैदा होने से, मैग्नेटिक फील्ड तो था ही ऑलरेडी, उस मैग्नेटिक मोमेंट के पैदा होने से एक टॉर्क लगता है जो टॉर्क इस लूप को घुमा देगा। अब जैसे ये लूप घूमेगा, जैसे ये लूप घूमेगा तो ये निडल भी घूमेगी साथ साथ, है कि नहीं भाई? अरे यार निडल इसी से कनेक्टेड है यार, ऐसा मत बोलो यार तुम लोग, कम ऑन यार। भाई मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, घूमेगा, टॉर्क लगेगा, ये घूमेगा तो निडल भी घूमेगी। तो निडल मान लो यहां से घूम के, निडल घूम के मान लो यहां आ गई। तुमको पता चल गया कितने डिवीजन आगे बढ़ा है, तुमको पता चलेगा कितने डिवीजन आगे बढ़ा है, या फिर तुमने पता कर लिया कितना एंगल आगे बढ़ा है। अब उस एंगल को हम लोग करंट के साथ कैलिब्रेट कर देते हैं कि कितने एंगल के बढ़ने से हम बता देते हैं कि इतना मिली एम्पियर करंट आया होगा। मिली एम्पियर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये छोटे करंट के लिए ही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये एंगल से कैसे करंट को कैलिब्रेट करते होंगे? तो इसमें हमारी मदद करता है स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है ना, इसमें हमारी ये मदद करता है। देखो कैसे, आप कितना घूमे वो एंगल आपको पता है। अब स्प्रिंग से हमने पूछा कि भाई तुम्हारा यही काम है क्या कि तुम इसको रिस्टोर करते हो या कोई और काम भी है? तो स्प्रिंग बोलती है सर ज्यादा स्मार्ट मत बनो मेरे सामने, ये जो इस इक्वेशन लिख के घूम रहे हो ना चारों तरफ मार्केट में, इसमें दो अननोन है सर। मैंने बोला है, कहती देखो देखो सर, एन तो आपको पता है कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, चलो बढ़िया है। बी, आप मैग्नेटिक खरीद के लाए मैग्नेट, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ठीक है। एरिया आपको पता है, चलो कितना बड़ा एरिया बना हुआ है। करंट निकालने ही आप यहाँ पे आए हो क्योंकि मूविंग कॉइल जनरेटर आपको करंट ही बताएगा, तो ये अननोन है। ये क्या है? अननोन है। और ये टॉर्क भी तो अननोन है। टॉर्क कौन सा आपको लिख के आया है डिवाइस के ऊपर कि इतना टॉर्क लगेगा इसमें, तो डिपेंड करेगा करंट पे। तो दो अननोन है। हमने बोला हाँ भाई सही बात बोल रही है स्प्रिंग। तो हम फिर गए स्प्रिंग के पास, हाँ भाई दो अननोन तो हैं। अब हमने पूछा बताओ फिर, तो कहती है मैं दो काम करती हूँ, एक मैं इसको रिस्टोर करती हूँ और दूसरा मैं ये एंगल टर्न्ड देख के बता देती हूँ कि टॉर्क कितना लगा है। मैंने बोला कैसे कैसे कर लेते हैं आप ये सब? तो स्प्रिंग कहती है अभी अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे थे थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, हाँ, कि स्प्रिंग में जो टॉर्क लगता है या जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क पढ़ा रहा था ना एसएचएम, रिस्टोरिंग टॉर्क वो होता है C इंटू थीटा, जहां पे C स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? C क्या है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट है। जैसे स्प्रिंग फोर्स पढ़ा ना F बराबर KX, एसएचएम फोर्स स्प्रिंग फोर्स सेम ही चीज है। इसको एसएचएम कांस्टेंट बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो, एक ही चीज है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगाया? तो K इंटू एक्स लगाया। तो कितना आगे बढ़े अगर आपको पता है, K से मल्टीप्लाई कर दोगे, K तो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की आपको पता रहता है, K से मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एंगल पता है कितना टर्न हुआ, C से मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क आ जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, तो बहुत जबरदस्त बात है भाई, गजब स्प्रिंग, तुम तो बड़े काम के निकले। तो स्प्रिंग बोला हाँ बिल्कुल। तो स्प्रिंग कहती है देखो सर टॉर्क मैं आपको निकाल के दे सकती हूं, C जो है वो तो जो आप मार्केट से स्प्रिंग लेके आओगे तो आपको पता रहेगा कि इसकी स्टिफनेस इतनी है, इसको एंगुलर स्टिफनेस बोल सकते हैं, वो मेरे को पता रहेगा। C इज अ नोन क्वांटिटी। मैं स्प्रिंग खरीदने मार्केट में जाऊंगा तो मेरे को बताएगा वो कि भाई इसकी स्प्रिंग की स्टिफनेस इतनी है, तो C मेरे को पता है। इंटू थीटा, थीटा मैंने यहां से देख लिया कि कितना टर्न हुआ है। अब मैं कैलिब्रेट कर सकता हूं कि इतने थीटा रोटेट होने से इतना करंट आया होगा। कैसे? तो भाई टॉर्क पता चल गया C थीटा। अब मैं वहां पे जाऊंगा दोबारा जहां दो अननोन थे। अब मैं कहूंगा टॉर्क टॉर्क अब तुम अननोन नहीं रहे। वो खुश हो जाएगा, खुशी से झूमेगा, वाह मैं अब अननोन नहीं रहा, अब मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं नोन हूं। तो टॉर्क के जगह मैं लिखूंगा C थीटा, है ना बेटा, जो स्प्रिंग ने बताया मुझे। तो स्प्रिंग टॉर्क बताने का काम भी करती है। स्प्रिंग बोलती है तुम मुझे एंगल दो, मैं तुम्हें टॉर्क दूंगा। तो एंगल दिया मैंने, उसने मुझे टॉर्क बताया, C थीटा बराबर निब्बा। तो बेटा करंट कितना है भाई? करंट आ जाएगा C थीटा अपॉन NBA। अब तुम मुझे कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे दो और उसमें थोड़ा सा करंट फ्लो करा दो, मैं बस ये देखूंगा कि कितना रोटेट किया वो, उसका निडल कितना रोटेट किया, एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री, उसको रेडियन में यहां पे डाल दूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करके, बिकॉज दैट इज द एसआई यूनिट। C यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट दे दो मुझे, तो देना पड़ेगा, उसकी वैल्यू डाल दूंगा। N यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, वो दे दो। B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉर्सशू मैग्नेट, और A यानी कि एरिया ऑफ द लूप। ये सारी चीजें दे दो, मैं बता दूंगा इतना करंट है
है ना। तो ऐसे काम करता है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। इंटरेस्टिंग चीज और बहुत सिंपल है। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, एक वर्ड तो आपको याद हो गया कि सर ने बताया था टॉर्क बराबर निबा होता है। कहाँ? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। निबा निबी तो ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। दूसरी चीज, टॉर्क बराबर सी थीटा होता है स्प्रिंग का। दोनों को इक्वेट तो करना है, सी थीटा बराबर निबा, है ना। करंट आ गया भाई। क्या कहते हो? कुछ कहते हो? अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों हम लोग स्मॉल करंट ही मेजर कर पाते हैं, है ना। इसकी कहानी आप सुनिए। उसके लिए आप पहले लिखिए सेंसिटिविटी, है ना, ऑफ एमसीजी, और मैं करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं। एक वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है, बट फिलहाल मैं करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं, है ना। करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है? देखो, अगर आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काफी सेंसिटिव है करंट को लेके, वो छुई मुई का पौधा होता है ना, क्या नाम होता है उसका, कुछ साइंटिफिक नेम होगा, आप पढ़ते होंगे बायो में, बॉटनी में ऑब्वियसली। तो जब आप उस छुई मुई के पौधे के पास जाते हैं, उसको छूते हैं, सिकुड़ जाता है एकदम से, बहुत सेंसिटिव होता है वो। ऐसे आम के पेड़ में जाके करो, ऐसा होगा? नहीं होगा। आम के पेड़ की पत्ती को तुम छुओ, जो करना है मार दो, कुछ करो, काट दो, कुछ नहीं होने वाला है उसको, है ना, वैसे ही पड़ा रहता है। तो सेंसिटिव नहीं है वो। तो अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छी सेंसिटिविटी रखता है, काफी सेंसिटिव है, तो क्या होगा? अगर मैं थोड़ा सा भी करंट फ्लो कराऊंगा, एकदम स्मॉल करंट, है ना, बहुत छोटा सा करंट, यहां से मैंने बैटरी से छोटा सा करंट भेजा, एकदम स्मॉल करंट, और मैंने सोचा क्या ही होगा, छोटा सा करंट भेज के देख लेते हैं। बट क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, ये फैल जाएगा पूरा। अरे करंट फ्लो करा दिया मेरे अंदर, तो इसका एंगल जो है ना, यहां से एकदम से ऐसे चला जाएगा बहुत दूर। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का मतलब है तुम छोटा सा करंट दो, वो बड़ा एंगल दिखाएगा, बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, राई का पहाड़ बना देगा। बोलेगा अरे इतना फैल गया मैं तो। सेंसिटिव। और मान लो सेंसिटिव नहीं है, तो तुम कोई भी करंट डालो, उसका एंगल आगे बढ़ ही नहीं रहा है, या बहुत बड़ा करंट फैलाओ आप, बहुत बड़ा करंट फ्लो कराओ, तो ऐसे इतना सा आगे जा रहा है। तो क्या मेजर करोगे, कैसे पता करोगे, क्या करोगे? इतना डेविएशन से कुछ हो ही नहीं रहा। तो एक अच्छी सेंसिटिविटी का मतलब है कि छोटे करंट में ज्यादा डेविएशन हो, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी, अगर हम सेंसिटिविटी को समझें तो इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि इफ वी हैव मोर डेविएशन, यानी कि मोर थीटा, इवन फॉर स्मॉल करंट, तो हम क्या बोलेंगे? दिस डिवाइस इज वेरी सेंसिटिव, है ना। बिल्कुल जैसे छोटे भाई बहन होते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, आप बड़े हो घर के, आप कभी ट्राई करके देखो, मम्मी पापा मान लो दूसरे कमरे में है या बाहर गए हुए हैं, वॉटेवर, आप छोटे भाई बहन को ऐसे गाल में हल्का सा ऐसे कर दो और बोला मैंने तुम्हें मार दिया, वो देखो कैसे चीख चीख के रोएगा, क्योंकि उसको पता है ना, मेरे को मौका मिल गया पिटवाने का, तुम्हें मम्मी पापा को बताएगा मेरे को पीटा है इसने। सेंसिटिव है बहुत। एनीवेज, अब इस पे आते हैं, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है। देखो, तो लार्ज एंगल होना चाहिए स्मॉल करंट पे, तो देखो सी थीटा बराबर निब्बा। तो सोचो अगर मैं एक रेशियो निकालूं थीटा बाई आई, है ना, ये आई है, तो क्या आएगा बेटा? एन बी ए डिवाइडेड बाई सी। यही है सेंसिटिविटी रेशियो। देखो थीटा अपॉन आई। तो सेंसिटिविटी अच्छी कब होगी? जब छोटा एंगल होगा और छोटा करंट होगा और ज्यादा एंगल होगा, है ना। तो अगर ये आपको ज्यादा चाहिए, मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है, अगर ये बड़ा मिल रहा है, मान लो एकदम छोटा करंट, तो डिनोमिनेटर एकदम छोटा, बड़ा एंगल मतलब न्यूमरेटर एकदम बड़ा, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। दो रीजन से बड़ी आएगी। पहला रीजन, ऊपर बहुत बड़ी वैल्यू है, नीचे बहुत छोटी वैल्यू है, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो सेंसिटिविटी अच्छी कब मिलती है? ये मोर सेंसिटिविटी कब मिलेगी? तो मोर सेंसिटिविटी तब मिलेगी जब ये बड़ा हो, एन बी ए बाई सी, यानी कि एन बड़ा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए। अब इनको अगर आपको लार्ज बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? एन चलो फिर भी कर सकते हो आप, ज्यादा टर्न्स बना दो। मैग्नेटिक फील्ड लार्ज बनाना इतना अच्छा नहीं है, मतलब ये तो फिर भी आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते आप आसानी से। कैसे सर? हॉर्स शू मैग्नेट आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा हो गया तो फिर क्या फायदा है?
छोटा सा डिवाइस होना चाहिए ना जो इफेक्टिवली काम करे। अब तुम पूरे टेबल में एक बड़ा सा गैल्वेनोमीटर रख दोगे तो बाकी चीज़ें कहाँ रखोगे? तो साइज का इशू है यहाँ पे साइज का इतना इशू नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएंगे तो साइज इतना रैंडमली मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता नहीं है। देखो टर्न बनाते जाओ कॉइल में जितना टर्न से लगाते जाओ साइज थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। एरिया में भी दिक्कत है, ये भी करना बहुत आसान नहीं है। लूप का एरिया बढ़ाओगे सीधा आपका गैल्वेनोमीटर का साइज बढ़ेगा। तो आसान तो ये था। और एक और चीज़, अगर आप सी को डिक्रीज कर दें, है ना, सी को आप स्मॉल बना दें, ठीक है, सी को आप स्मॉल बना दें, तो ये सेंसिटिविटी है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। फॉर्मूला ये है थीटा अपॉन आई बराबर NBA डिवाइडेड बाई सी। और सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए N को बढ़ा सकते हो, B को बढ़ा सकते हो, A को बढ़ा सकते हो, या फिर C को कम कर सकते हो। अब लोगों ने N को बढ़ाया, सेंसिटिविटी बढ़ी। B और A हम बढ़ा नहीं सकते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें साइज का इशू आ रहा था। एक और चीज़ उनके पास ऑप्शन था कि C को कम करें। अब समझते हैं C को कम करने से क्या हुआ, ठीक है ना। सो अगर C को डिक्रीज करें तो इससे क्या होता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, अच्छा गैल्वेनोमीटर बनेगा, है ना, कि थोड़ा सा भी करंट आएगा उई से डिटेक्ट कर देगा वो, बोलेगा अरे छोटा करंट बड़ा एंगल बता देगा कि भाई आया है करंट, है ना। बट इसमें दिक्कत क्या है, सुनो, C डिक्रीज करने का मतलब है आपने स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग वो डिक्रीज कर दी। ये स्टिफनेस ही तो बताता है, यानी कि आपका स्प्रिंग थोड़ा कमजोर सा होगा, ज़्यादा स्टिफ नहीं होगा, थोड़े से फोर्स में घूमने वाला स्प्रिंग होगा, हल्का फुल्का होगा। तो अगर किसी दिन आपने गलती से ज़्यादा करंट फ्लो करा दिया, मान लो गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, तो टॉर्क भी ज़्यादा लगा। अब वो टॉर्क सहना भी तो पड़ेगा इसको, बेचारे की स्टिफनेस तो कम है। ज़्यादा टॉर्क देखते ही या तो ये पूरा फुल डिफ्लेक्शन में चला जाएगा और इवन टूट भी सकता है, कमजोर है ना। आपने C कम रखा है ताकि सेंसिटिविटी अच्छी मिले। तो यार अगर आपको सेंसिटिविटी भी अच्छी चाहिए और आपको बड़ा करंट भी मेजर करना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर छोटे करंट के लिए ज़्यादा सुटेबल है। ज़्यादा करंट में क्या दिक्कत आ रही समझे ना, आपने C को घटाया है पहले ही, यहाँ पे पिछली स्लाइड में आपने C को घटाया है, क्यों, ताकि सेंसिटिविटी अच्छी मिले। तो ये तो चाहिए मेरे को, भाई छोटा करंट भी आया तो गैल्वेनोमीटर बताए तो सही कि भाई देखो करंट आया है, चिल्ला के बताना चाहिए आया करंट। कब बताएगा, जब C कम होगा। अब आप क्या कह रहे हो, C कम हुआ मतलब स्टिफनेस कम हो गई, कमजोर स्प्रिंग। अब अगर थोड़ा भी बड़ा करंट आ गया स्प्रिंग तो टूट जाएगी आपकी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई गैल्वेनोमीटर इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल करंट्स। हाँ, अगर आपको इसको बड़े करंट के लिए मॉडिफाई करना है तो दैट मॉडिफिकेशन इज अमीटर, जहां पे एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं आप गैल्वेनोमीटर के पैरेलल। ये गैल्वेनोमीटर मान लो यहां से कुछ करंट आई आ रहा है, अगर ये बड़ा करंट सीधा इस पे चला गया तो टूट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस करंट को डेविएट करने के लिए एक यहां पे शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये शंट बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, तो इस करंट को लुभाता है कि अरे वहां कहां जा रहे हो, मेरे पास आओ, मेरा रेजिस्टेंस कम है। तो एक करंट भी इसको देख के पिघल जाता है। यहां ये पिघल गया तो ये कहता है ठीक है मैं तुम्हारी तरफ आता हूं। तो ज्यादा करंट यहां से फ्लो होता है और यहां से सिर्फ IG करंट जाता है, विच इज कॉल्ड फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब इतने करंट में फुल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, उससे ज्यादा फ्लो करा के कोई फायदा भी नहीं है, फुल के आगे क्या दिखाएगा, कुछ नहीं, है ना। तो इसको कहते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। तो ऐसा करंट जो निडल को पूरा डेविएट करा दे उतना ही मेजर करना चाहिए, उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं कराना चाहिए। फायदा भी क्या होगा बताओ, क्या फायदा होगा आप बताओ ना मुझे। मान लो मैंने गैल्वेनोमीटर बनाया, ठीक है ना, और मान लो ये 1 मिली एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन देता है, तो मतलब 0 से उठ के पूरा फुल में आ जाता है 1 मिली एम्पियर में। तो सोचो फुल में तो आ गया वो 1 में ही, अब तुम उसमें 2 मिली एम्पियर फ्लो करा रहे हो, कोई फायदा होगा, इससे आगे तो जाएगा नहीं, वो यहीं बैठा रहेगा। तो तुमको कुछ मेजरमेंट मिली नहीं मिली, क्या फायदा है 2 मिली एम्पियर फ्लो करा के। तो 1 के आगे फ्लो मत कराओ, वो टूट भी सकता है, और अगर नहीं टूट रहा है तो कुछ रीडिंग भी तो नहीं दे रहा, वो किसी काम का नहीं है, फिर वो उससे आगे क्या जाएगा भाई, उसका फुल रीच कर चुका है। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाना चाहिए वो सिर्फ IG जाना चाहिए, बाकी का बचा हुआ करंट यहां से डेविएट करके इधर चला जाता है। लेकिन रीडिंग आपको I की मिलती है, ऐसा नहीं कि रीडिंग आपको IG की मिलती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में IG गया, रीडिंग आप I की निकाल लेते हो। कैसे,
उसके लिए फॉर्मूला लगा देते हो। आप बोलते हो भाई मान लो यहाँ आई जी गया तो यहाँ आई माइनस आई जी जाना चाहिए ऊपर, तो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो ऊपर का पोटेंशियल क्या आएगा आई इंटू आर, तो आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर नीचे का क्या होगा आई जी इंटू जी, इसका रेजिस्टेंस आर जी लिख लो चाहो तो आर जी। तो आई जी आपको पता है कि फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है गैल्वेनोमीटर का, वो दिया होता है क्वेश्चन में, है ना। आपको शंट मान लीजिए पता है, आई जी पता है, आर जी पता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आपने यहां से करंट निकाल लिया। तो वेरी स्मार्ट तरीका टू कैलकुलेट बड़ा करंट विदाउट हार्मिंग अवर गैल्वेनोमीटर। तो इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये पढ़ाया जाता है सीधा, ये अमीटर है बेटा, ये मैंने आपको पूरा अमीटर पढ़ा दिया, अमीटर का फॉर्मूला भी डेराइव करवा दिया और पूरा लॉजिक से किया है सब कुछ, है ना। इसका शंट स्मॉल क्यों है ये भी बता दिया। शंट स्मॉल है करंट को लुभाने के लिए कि भाई जाता है तो कहाँ, यहाँ बच जा, इधर आ जा, है ना, ये छोटा है, ऐसे काम करता है मामला, ठीक है बेटा। तो भाई क्वेश्चन वैसे कम देखे जाते हैं इससे एमसीजी से, बट अच्छा टॉपिक है, एक बार पढ़ना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, क्या पता क्वेश्चन आ भी जाए, है ना, कुछ भी छोड़ना तो है नहीं हमें। और रही बात, कितना टाइम हो गया 7:42, अच्छा हाँ, रही बात बेटा मैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो एक लास्ट टॉपिक बच रहा है मैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये नोट्स आपको मैं भिजवा दूंगा, डोंट वरी। और बेटा जो बच रहा है ना मैग्नेटिक मटेरियल्स, अगेन उसको भी आप हल्के में मत लेना, उसको भी आप हल्के में बिल्कुल मत लेना बेटा, है ना। चलो बाद में सेव कर लूंगा इसको, कोई बात नहीं, आपकी क्लास पहले एंड कर देता हूँ। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हल्के में मत लेना, और वो भी जितना अच्छा मैंने ये पढ़ा है उतना अच्छा वो भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। थ्योरी है बट बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब कुछ आपके दिमाग में अच्छे से बिठा दूंगा, एकदम सेट कर दूंगा। मतलब आप बाद में खाली शॉर्ट नोट से भी रिवाइज करोगे ना तो 5 मिनट में सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ऐसे पढ़ा दूंगा मैं। तो बिल्कुल परेशान मत होना, और उसका वीडियो भी आ जाएगा बहुत जल्द, है ना। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।